बाकी लोग फर्स्ट टाइमर है ना, तो अभी तक कोई एग्जाम तो नहीं लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और हम लोग का लक्ष्य भी है कि फर्स्ट टाइमर को ही गाइडेंस ज़्यादा मिले, क्योंकि जो लोग थोड़ा सीनियर है वो लोग बहुत सा गाइडेंस जो है लेके रखा हुआ है। तो जितना लोग गाइडेंस लेके रखा हुआ अच्छी बात है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी गाइडेंस मतलब अभी हमारे सत्र में मिले आपको या फिर इसके मतलब बाद में मिले, उसको बिल्कुल हूबहू फॉलो मत करना, बिल्कुल हूबहू फॉलो नहीं करना है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना यार स्ट्रेटजी होता है, अपना अपना उसका जो है स्ट्रेंथ होता है और मतलब वीकनेस होता है। सपोज कोई व्यक्ति जो है साइंस में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति हिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति और भी कोई चीज में अच्छा होता है। तो इसमें सिंपली फॉलो करना है महात्मा मतलब इनकी फिलॉसफी, महात्मा मतलब क्या थे, बुद्ध जी की फिलॉसफी। महात्मा बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि भैया जो हम बोलते हैं उसको सत्य का जो है उस पर देख लो, यदि तुमको लगता है कि सत्य है तब उसको फिर फॉलो करो। सिंपल ये बात है, जो स्ट्रेटजी आपके सामने जो रखी जा रही है उसको समझो, सोचो, और यदि लगता है कि मेरे को फायदा होगा तभी उसको फॉलो करना है। ये चीज हर एक सेशन के लिए मतलब जो होगा लागू, ठीक है ना। तो ये बताइए कि यूपीएससी बैठने की इच्छा क्यों है आप लोग के अंदर? बताओ जी, तुम बताओ यूपीएससी का आखिर तुम्हारी इच्छा आखिर क्यों है? मैं सरकारी सेवा बनकर सरकार और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। और तो बताओ जी, तुम बताओ स्टेट पीसीएस एग्जाम लिखा, तुम बताओ यूपीएससी का इच्छा क्यों रखते हो? सरकारी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बताओ कि जनता की सेवा जो है सरकारी सेवा में हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। सेवा करने के लिए तो चाहिए ना, सेवा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, तो अगला स्लाइड क्या है हम लोग का? पहले तो ऐसी स्लाइड है, समीर सौरभ के द्वारा स्लाइड हुआ था हम रेडी। देखो हर एक एग्जाम को निकालने के लिए जो है पहला चीज मोटिवेशन होता है, पहला चीज मोटिवेशन। जैसे तुमको चाहे यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, जो भी करना है, मोटिवेशन नहीं रहेगा तो 9-10 का एग्जाम तो है नहीं जो एक दिन में या फिर एक रात में स्टडी होकर के 60%, 55 या फिर कुछ लक्ष्य है तुम्हारा कि इतना मार्क्स आ जाएगा तो मतलब पास हो जाएंगे। मान लिया जाए कि एक एग्जाम में 100 बच्चा अपीयर हो रहा है, सीट है 2, मेरे ख्याल से इतना भी सीट नहीं रहता है। आपका स्टेट पीसीएस का बीपीएससी का जो एग्जाम 30 तारीख को होने वाला है, 6 लाख के आसपास बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं। हमको नहीं पता है फाइनल रिजल्ट 700-800 का होता है, 700-800 का होता है, ठीक है, 800 का होता है। तो बताओ ये 0.1% के आसपास हुआ, इतना ही ना होगा, मैथ में ठीक है ना, हाँ 0.1% के आसपास हुआ। तो मतलब 1000 बच्चा में सिंगल बच्चा सिलेक्ट होगा। ये आपका 9-10 का एग्जाम नहीं है जहां पे कि जो व्यक्ति 60% से ऊपर लाया सब फर्स्ट डिवीजन है, 45 से ऊपर लाया सेकंड डिवीजन है, और फिर मतलब इतना लोग सिंपल मतलब पास है। तो ऐसी स्थिति में जो है मोटिवेशन इंपॉर्टेंट चीज है, और मतलब मोटिवेशन जो है वो फिर जो है मतलब ड्रॉप कहां से करते हो, लेते कहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा कि सरकारी सेवा के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं। उसने कहा सरकारी सेवा के माध्यम से शक्ति चाहिए हमको, ठीक है। और भी कोई व्यक्ति है उसका अलग उद्देश्य है? हाँ बताओ बेटा। सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सोच है तुम्हारा। हाँ जी बताओ बताओ ठीक समझ आ जाएगा। हाँ जहाँ तक हम समझते हैं गवर्नमेंट और आम पब्लिक एक सीढ़ी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई सारी योजनाएं तो हम आम पब्लिक के पास उसको सेवा कर सकते हैं। ठीक है, इधर फीमेल साइड से, गर्ल साइड से कोई मोटिवेशन है किसी का? आप बताओ बेटा। वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते, वुमेन तो एम्पावर हो गई है ऐसा हमको लगता है, ठीक है। तो और करना चाहते हैं जैसे कि हम जानते हैं, मैं
बिलोंग करती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो हर किसी के साथ ना हो। हमें अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि अगर से हम आते हैं इस सेवा में तो जो मेरे साथ हुआ है, जो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा है, जो तो और किसी को ना करना पड़े, इसीलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचते हैं। साइड से है मोटिवेशन और किसी का अलग बताओ, बताइए। Working for nation and social welfare, in my point of view. सर, इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं सैद्धांतिक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे अभी भी लाना बाकी है। तो अगर इस फील्ड में अगर मेरे थ्रू अगर कुछ महिलाओं को सपोर्ट मिलता है, मैं इस फील्ड में आकर जरूर अपना सेवा देना चाहती हूँ। थैंक यू। अलग हट के किसी का मोटिवेशन नहीं है, किसी का मोटिवेशन अलग हट के समाज को मतलब एकदम बदल देने वाला है, एकदम आ करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इस टाइप का नहीं। हाँ जय हिंद सर। हाँ बताइए सर। मैं थोड़ा गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरा इस फील्ड में आने का एक मोटिवेशन था कि मैं फर्स्ट टाइम जाति आय प्रमाण पत्र आने के लिए ब्लॉक ऑफिस गया था नोएडा। वहाँ सर जो सरकारी व्यवस्था थी, उस सरकारी व्यवस्था को देखकर हमको बहुत अंदर से फील हुआ। वहाँ से हमको पता चला कि इस क्षेत्र में सुधार वही जा सकता है जहाँ पर से कोई आदमी बढ़िया से प्रशासनिक सेवा से उस क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। और सर इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था और इसके बारे में पता किया, उसमें मोबाइल पर मेरे पास कुछ नहीं था और अगल बगल पता चला तो कोई बोला यूपीएससी की तैयारी करो, कोई बोला यूपीएससी की तैयारी करो, इससे कोई आपको ऑफिसर बनने के लिए मौका मिलेगा, आप तब जाकर बिल्कुल सही कर पाओगे। तो सर मैं यूपीएससी के लिए मैं रेडी हुआ। उसके लिए मैं यूपीएससी देखा कि इसे सही हो सकता है, लेकिन मैं यूपीएससी के लिए बहुत शुरू से ही जब इसके बारे में सुना तो यूपीएससी मेरा दिल का दिमाग दोनों में चढ़ गया। उसके बाद सर मैं अब अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिर भी मैं दिल्ली गया था। दिल्ली गया, मुखर्जी नगर में सब पता किया और सारे क्लासेस के बारे में पता किया। तो सर वहाँ पे जो फीस इतना हाई मुझे लगा कि मुझे लगा मैं अफेयर हो ही नहीं सकता हूँ। इसके सर मैं जो महाविद्यालय किया, जब अटेंड करते पढ़ाई करता था सर वहाँ, लेकिन यहाँ हमारे घर में वहाँ गुजर जाने के बाद में सर फिर वापस आ गया घर पर। और सर यहाँ आने के बाद जो मेरे पैर में जो हथकड़ी सा लग गया, उसके बाद सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सर आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस सेशन का भागीदारी प्राप्त हुआ और सर मैं इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो भी रहा हूँ और आगे भी होने के लिए आगे तो जूनियर को भी मैं सर प्रेरित करता रहूँगा। और तो मेरा यही एक लक्ष्य है, मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको अचीवमेंट करता हूँ। इसके लिए सर बहुत अच्छा धन्यवाद। वकील साहब जुड़ गए। हाँ बताइए वकील साहब। मेरा नाम रणवीर है और मैं आज बताइए। मेरा नाम रणवीर है, मैं इसी जिले का निवासी हूँ और जैसा कि आज हम लोग इस मीट की हिस्सा है, मुझे ये राजनीति का टीम है, ये शिक्षा भी है। सबसे पहले कोई भी अगर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है उससे पहले शिक्षा भी होता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं बहुत बार सबसे मिल चुका हूँ। सफलता जो मुझे जैसा लगता है किसी मोटिवेशन से सकता नहीं है। जब तक आप सफल नहीं हुए हैं, उस दौर में हैं, प्रयासरत हैं या फिर जहाँ पे हैं वहाँ से आपको अंधेरा दिखता है। ये सबसे बड़ा अपने आप में मोटिवेशन। अगर सही में लगन है कि वहाँ पहुँचना है तो दिन रात आप रात के टाइम में जब आप सोने जाते हो पूरे गांव के लिए, कस्बे के लिए, परिवार के लिए सो रहे हो। एक एस्पिरेंट कभी सोता नहीं, क्योंकि इसे लक्ष्य प्राप्त करना है तो मुझे नहीं लगता है किसी को नींद आती, मुझे तो नहीं।
इसका हम स्टोरी सुनाएंगे आपको। मेरे आज के स्लाइड में नहीं है लेकिन हम सुनाएंगे आपको, नींद आने वाला था। सर मैं पिछले 3 साल से सोया नहीं, अच्छे से नींद देखा जाए तो मैं पूरा कर लेता हूँ। ये नींद मैं यूजुअली 8 बजे उठता हूँ क्योंकि देर रात तक मैं काम करता हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और 3 साल से इस पेशे में हूँ। न्यायालय में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिरमान के यहाँ बहुत मैंने प्रैक्टिस जारी रखा है। हालांकि डिस्पोजल बहुत हुए हैं सर, ने मेरा कुछ ही काम को अलाउ किया है। डिस्पोजल जो है थोड़ा कम है, लेकिन मेरा उम्मीद है कि अगर सर यहाँ रह गए, हालांकि जो भविष्य और सेक्रेटरी बने, यही मेरा इच्छा है। लेकिन मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें किस चीज की आवश्यकता है? जो वो रे वहां से आ रही है उस रे को ट्रैक करो। कोई चीज प्रकाशमान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? लाइट्स तो अवेलेबल, सारी चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल। और हम लोग को जैसा बहुत सारे मेरे मित्र हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा ही होंगे। मैंने टेक्निकल शिक्षा लिया है, मैं IES का पेपर लिख चुका हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। प्रोफेशनल तो नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ा है। तो एक इंजीनियर जब अपनी शिक्षा 4 साल की शिक्षा के दौरान जितनी उसकी सिलेबस होती है, जो आम जनों को अगर किसी छात्र को दे दिया जाए तो या तो मरण अवस्था में पहुंच जाए। हम लंबा नहीं करेंगे आपका, आप शॉर्टकट में तो अपना लक्ष्य बता दीजिए। लक्ष्य यही है कि मोटिवेशन की आवश्यकता से ज्यादा हमें एक मार्गदर्शन चाहिए होगा, जो कि ये ठीक मैं प्रोवाइड करेगी। और मैं इसलिए जल्दी सुबह उठ के आया हूँ और बस थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं इसको हम लोग, नहीं तो मतलब मेन मुद्दे में मतलब 11 बज जाएगा हमको। उतना सोच के उतना तो जानकारी दे करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। देखिए ये स्लाइड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि मतलब मोटिवेशन जो है ना, मेरा मानना है कि मोटिवेशन बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है ना। लेकिन मोटिवेशन जो है उसका फैक्टर जो होता है, एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर, सेकंड चीज होता है एक्सटर्नल फैक्टर। जैसा अभी एक ने कहा कि इसके बाद यदि UPSC हो जाते हैं तो पहला चीज उसका आ गया कि उसको कुछ लाइफ में सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए जो रुपए की जो है रिक्वायरमेंट होती है। यदि सरकारी जॉब में आते हैं तो एक सैलरी फिक्स अमाउंट मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो वो आपका जो जरूर है। सेकंड चीज देखो क्या है अपना शक्ति, ऑथोरिटी। जैसा उसने बताया कि हम समाज में कुछ न कुछ मतलब बदलाव ला सकते हैं, ऐसे ही फेयर रैंकिंग, बहुत से लोगों को जो है रेपुटेशन ठीक लगता है कि भैया समाज में कहीं जा रहे हैं, चलिए SDM साहब DM साहब हैं, रेपुटेशन के लिए भी इच्छुक है बनने के लिए। ये सब फैक्टर एक्सटर्नल। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत से लोग जो लोग एक्सटर्नल फैक्टर से गाइडेड होते हैं, तो उससे पता नहीं क्यों हमको एक्सटर्नल फैक्टर कभी बहुत ज्यादा वो ट्रैक नहीं किया। हम अपनी बात रखेंगे, एक्चुअली हमने शुरुआत में ही ये बात रखी है कि हर व्यक्ति का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, हर व्यक्ति की सोच होती है, जरूरी नहीं कि मेरी सोच सही ही हो। इंटरनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, अब जैसे अपनी बात करें हम, तो हम क्यों UPSC की, तो हमको लगता था कि मेरा बैकग्राउंड सिंपल या मतलब था, बैकग्राउंड हिस्ट्री के स्टूडेंट सब थे, और हिस्ट्री में मतलब बिहार में ही दूर शिक्षा निदेशालय से हम पास हैं, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई जगह से नहीं पास नहीं है, दूरस्थ शिक्षा से ग्रेजुएशन है मेरा। और स्कूलिंग वगैरह सब नालंदा में हुआ मेरा, फिर इंटरमीडिएट भी नालंदा से हुआ, उसके बाद हिस्ट्री से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का बहुत सिंपल बैकग्राउंड था। और हम एक लाइन में बोले और मतलब हम बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं कि हमको लगता था कि मेरा जो योग्यता है उसमें UPSC से अच्छा मेरे लिए कोई भी करियर ऑप्शन नहीं। सिंपल मतलब बेस्ट करियर ऑप्शन कोई मेरे लिए है तो वो है UPSC। क्या सच्चाई है इसमें? ये कौन है आप दोनों लोग? श्रीमान कौन है आप लोग? आप कौन है? कौन है आप लोग? श्रीमान के बारे में जानकारी नहीं है। कौन आप लोग? यही पर है सर लोग। नहीं, स्टूडेंट्स का है तो आप लोग जा सकते हैं, मतलब विद्यार्थी। हम लोग सर कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। अच्छा बैठ ऐसे में ठीक। हाँ, तो जब हम अपनी बात करें और हमको लगता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब व्यक्तियों के साथ, मोस्ट ऑफ द मतलब जो है लोग यहाँ पे सभी के साथ मोटा मोटी देखो यही बात है,
भले तुम उसको समाज सेवा का नाम ले लो, सोसाइटी का मतलब बदलने का नाम ले लो, राष्ट्र सेवा का नाम ले लो, लेकिन मोटा मोटी मैटर यही है कि जो हमारी योग्यता है, जो मतलब बैकग्राउंड है, उसमें यूपीएससी से अच्छा ऑप्शन हम लोग के पास नहीं। अनु बताओ, यही टाइप मोटा मोटी यही था हम लोग का, यही होगा ही होगा, क्योंकि यूपीएससी से अच्छा कुछ हम लोग के लिए नहीं था, तो हम तो यूपीएससी इसीलिए किए थे। ये फैक्ट बोलते हैं। ऐसा शुरुआत में जब तैयारी का काम करते हैं हम लोग, तो सब लोग यही बोलता है समाज बदल देंगे और ये कर देंगे, थोड़ा सा सिस्टम में आओ ना बेटा, आने के बाद समाज ऐसा बदलेगा तुमको, तुम्हारा जितना ये सोच है ना, लेकिन उसके बाद भी अंदर में वो जो है कि सोसाइटी को कुछ न कुछ जो है रिपे करना है, वो चीजें होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ ये चीजें नहीं होती। यदि सिर्फ अपने लिए ही नौकरी में आओगे, फिर बहुत सामान्य होकर के हो जाओगे। मेरा मानना है कि फर्स्ट थिंग यूपीएससी का जो था वो था कि मेरे लिए इससे अच्छा मतलब कि यार ऑप्शन नहीं था। सेकेंड चीज ये था कि यही अच्छा रिकॉर्डिंग मत करो, इसका सबका लाइव रिकॉर्डिंग दे देंगे हम लोग, सब चीज जो है ऑनलाइन जा रहा है, निश्चिंत रहो। सेकेंड चीज हमको लगता है कि यही एकमात्र ऐसी नौकरी है जहां में मतलब जिस जगह पे तुम अपने साथ साथ सोसाइटी के लिए भी बहुत सा योगदान दे सकते हो। क्या लगता है? फर्स्ट तो है कि मतलब बेस्ट कैरियर ऑप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। सेकेंड चीज था कि यहाँ पे अपना भी डेवलपमेंट कर रहे हो, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर रहे हो। सपोज मेरे द्वारा रात्रि विश्राम कैंप किया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी को रिपे कर रहे हैं हम, लेकिन एट द सेम टाइम लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं कि सर बड़ा अच्छा काम करें, तो आपको अच्छा लगता है। तो यही एक नौकरी है जहां पे कि ये काम कर सकते हो। इसके बाद यदि कोई लक्ष्य है कि यदि आपको सपोज मतलब रुपए चाहिए, शक्ति चाहिए और बहुत सा चीज चाहिए, तो बहुत से ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। माननीय मतलब सांसद विधायक होकर के भी ये सब चीजें आपको हासिल हो सकती है, लेकिन फर्स्ट दो जो बातें मैंने आपको कहा वो आपको यूपीएससी यूपीएससी ही देगा, समझ लीजिए इस बात को। और जहां तक मोटिवेशन की बात है, इंटरनल मोटिवेशन, तो हमने ये स्टोरी सुनाया भी, हम फिर से सुनाते हैं आपको। एक मतलब बड़ी अच्छी स्टोरी है इंटरनल मोटिवेशन की, और सब लोग जानते होंगे आपको, लेकिन हमको वो स्टोरी हमेशा मोटिवेट करता था। हमेशा जब कभी फ्रस्ट्रेट होते थे या जब कभी स्टडी करते थे 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा, इसके लिए हम आएंगे लास्ट में सवाल को नोट कर लेना कि मतलब सर घंटा में स्टडी बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 10 घंटा पढ़े 12 घंटा पढ़े, हमको याद न रहे तो मतलब नोट कर लेंगे। तो जब बहुत हार जाते थे, थक जाते थे, तो फिर एक स्टोरी याद आती थी। ये स्टोरी एक फुटबॉलर की है बेसिकली, सुने हो तुम लोग, सुने होंगे, हम ये कहानी सुनाए हुए हैं किताबी जगह पे। तो एक फुटबॉलर था, यूनिवर्सिटी लेवल पे फुटबॉल खेलता था, बहुत सिंपल फुटबॉलर था, और उसके फादर जो थे वो वहां पे डेली देखने के लिए आते थे, उसको डेली देखने के लिए आते थे। फुटबॉलर आता था, उसके फादर आते थे, अब वो स्टैंड पे थे, स्टैंड पे बेचारे मतलब जो रहता है आउटसाइड, वहां पे वो बेचारे जो थे वो बेचारे जो है रुके रहते थे, और ये डेली खेलता था, सामान नहीं था। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल का मतलब मैच होने लगा, ये मैच होने लगा, तो जो पहला लीग मैच होता है, लीग मैच हुआ, इसको कोई मौका नहीं मिला। लीग मैच में भी एक आध बार जाकर तुम बोला कि हम खेलने दीजिए, तो जो इसका था कुछ अगर तुम लोग औसत तुम्हारे से अच्छा 11 खिलाड़ी है, सपोज किसी को कोई दिक्कत होगा तो भी टीम में तुमको देंगे मौका। लीग मैच के बाद फिर अगला स्टेप किया, उसमें भी बेचारे को मौका नहीं गया। सेमीफाइनल मैच जब था, तो सेमीफाइनल मैच के दिन ये वहां पर नहीं था, उपस्थिति नहीं था। खैर इसका टीम जीत गया, फाइनल मैच में आ गया। फाइनल मैच के दिन ये बच्चा आता है, और जो इसका हेड कोच मैनेजर जो भी होगा उसको बहुत बोलता कि आज हमको मौका दीजिए ही दीजिए। जो था कोच बोला कि तुमसे अच्छा खेलने वाला बहुत सारा टीम हार जाएगी, और तुम ऐसे बहुत जीत किया। तो जो उसका मतलब हेड कोच था, उसको कहा कि ये बच्चा आज तक ऐसे नहीं रिक्वेस्ट किया है, और इतना क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है। कहा ठीक है, तो मौका दे दिया उसको। और जब मौका दिया और जब फुटबॉल का मैच हुआ, तो उस मैच में 4-1 से इसकी टीम जीती, और 4 का 4 गोल यही बचा। तो जब टीम इसके कारण मतलब जब फाइनली जो है जीत गई, तो
जो हेड कोच था वो गया इसके पास, पूरा अच्छे से मिला, गला मिला और उसके आंखों में आंसू थे। बोला कि बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, तुम इतना अच्छा खेलते हो और ये बात मैं कभी आज तक नहीं देख पाया। तो बोला कि सर मैंने एक बात आपको आज तक नहीं बताई। तो बोला बताओ। तो बोला कि आपको याद है मेरे फादर रोज आते थे? तो कहा हाँ। फिर उसने स्टैंड में देखा उसके फादर को, तो फादर स्टैंड में नहीं थे। तो उसने बोला कि सर मेरे फादर डेली आते थे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे फादर जो है वो मतलब कि उनको जो है दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्ति अंधा है। तो बोला कि अंधे थे और बोला कि 2 दिन पहले जो है वो इस संसार में नहीं है और मैं कभी भी जब तक यहाँ पे रहता था हमको आज तक खेलते हुए नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जब आज उनका संसार में नहीं है तो ऊपर से वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो है हमको जो है देख रहे हैं। तो आज मैंने उनको जो है दिखाने के लिए अपना गेम खेला कि मैं इस टाइप से खेलता हूँ। तो ये देखिए उस बच्चे का जो था मतलब मोटिवेशन देखिए, बच्चा को कहीं एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं था, इंटरनल मोटिवेशन था। उसको लगा कि मेरे फादर इतना दिन आए और अंधे थे, आज तक मेरा खेल नहीं देख पाए और आज मेरे फादर जो है इस संसार में नहीं है, तो ऊपर जाने के बाद तो आंख उनका होगा ही होगा। तो वो व्यक्ति आज ऊपर से हमको देख रहा है, तो आज उसने पूरा जो है जी जान लगा दिया। तो जब मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखता तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये स्टोरी जरूर रहती थी। और वो चीज जब व्यक्ति जब इंटरनली मोटिवेटेड होता है ना, तो उसका एक मतलब अलग चीज रहता है कि जब थक गए हैं, हार गए हैं, सब जो है सोने जा रहे हैं, तब भी आपको लगता है कि 2 घंटा आओ और वही 2 घंटा फाइनली जो है रिजल्ट देता है, वही 2 घंटा। सपोज आपका 100 का एग्जाम है और 55 से ऊपर वाले का रिजल्ट आ रहा है, तो 55 के जगह पे 54.95 ही आता है, तो आपका शून्य वही 0.05 ही रिजल्ट आपको देगा। सपोज 54 आता है तो शून्य है। मेरा मानना है कि 55 आता है तो 56 तो आना ही चाहिए, नहीं तो 55 के नीचे स्कोर करते हैं तो शून्य है आपका। और वो चीजें जो 1 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा लाएगा वो मोटिवेशन देगा, इंटरनल मोटिवेशन। तो व्यक्ति को इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि जो है मतलब जो है दिखावा में रहिए, कितना घंटा स्टडी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ अपना एक लक्ष्य रखिए और उसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के अपना जो है, और हमेशा याद कीजिए कि आप सफल हो जाएंगे। इसमें भी 2 टाइप का मोटिवेशन होता है। फर्स्ट थिंग होता है सकारात्मक मोटिवेशन, सेकेंड चीज नकारात्मक मोटिवेशन। अब मैं फिर से थोड़ा सा एक ऐसा बात रखूंगा जहां पे बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे। सकारात्मक मोटिवेशन ये होता है कि हम सफल हो जाएंगे तो हमको ये हासिल होगा, मतलब हमारे पास मतलब बड़ा सा लाल बत्ती तो खैर रहता नहीं है, लेकिन गाड़ी हासिल हो जाएगा, गार्ड हासिल हो जाएगा, घर बंगला हासिल हो जाएगा, ये हासिल हो जाएगा। ये जो है सकारात्मक मोटिवेशन है। जो अभी हमारे साथी मित्र जिसने भी कहा, हम जो थे नकारात्मक मोटिवेशन वाले आदमी थे। हम हमेशा सोचते थे भैया मेरा नहीं होगा, उसके बाद मेरा क्या होगा। सिंपल बात होता है, हम हमेशा यही सोचते थे कि भैया मेरा नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा। बहुत सिंपल फैमिली से आते थे, कोई ऐसा सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं मतलब बैकग्राउंड था कि जो लाइफ आज हम जी रहे हैं वो यदि मेरा यूपीएससी नहीं निकलता तो हम ये लाइफ लीड करते। मेरा सिंपल टेक ये था, यदि मेरा नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा। ठीक है, इतना तो योग्यता था ही कि कहीं न कहीं कोई अच्छा जॉब या कोई अच्छा तो लाइफ के साथ हो ही जाता है, कोई डाउट नहीं था। लेकिन उसके बाद भी नकारात्मक रूप से मोटिवेटेड हम जरूर रहते थे। जब नींद आता था तो यही सोचते थे कि भैया नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा। सकारात्मक मोटिवेशन में बड़ा अच्छा लगता है, नकारात्मक मोटिवेशन तुमको सोने नहीं देगा। जो उस व्यक्ति ने बोला अभी भैया कुछ है नहीं, है कि नहीं बताइए। नकारात्मक मोटिवेशन भी बहुत जरूरी चीज है। तो इसीलिए कुछ न कुछ इंटरनली जरूर लक्ष्य रखिए और जरूर मोटिवेटेड रहिए, और वही जो लास्ट का 1 घंटा होगा वही रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में सवाल जो सेट होता है उस पर ध्यान देना। 100 मार्क्स का सवाल होता है
चूंकि सवाल सेट करने का काम भी कई बार एग्जाम में मेरे द्वारा होगा, उसमें से 1/4 सवाल ऐसा होता है, 20-25 नंबर का सवाल ऐसा होता है कि जो कि राम रहीम गधा सब सॉल्व कर देगा। वो हम लोग इंटेंशनली सेट करते हैं कि मतलब बच्चा जो है डीमोटिवेटेड फील ना करे, तो वो सवाल सब मतलब जो है सब सॉल्व कर देगा। उसके बाद 50 मार्क्स मतलब हाफ सवाल ऐसे होते हैं ना कि जो लड़का थोड़ा अच्छे से जो है स्टडी किया है, जो ठीक ठाक स्टडी किया है डिफरेंस मटेरियल ऐसे, वही उसको सॉल्व करेगा। लास्ट का 25 मार्क्स का सवाल जो रहता है वही डिसाइड करता है कि ऊपर का 100 बच्चा को। तो कोई व्यक्ति कोई 100 में मतलब 20-25 सॉल्व यदि उसके द्वारा हो रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ऐसे भी सॉल्व कर दोगे। उसके बाद जो मतलब 50 है वो यदि तुम्हारा सही गाइडेंस है, डायरेक्शन है, तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा है, आपको इसको स्टडी करना है कि उसे स्टडी करना है, तो 50 मार्क्स सॉल्व हो जाएगा। 50 मार्क्स और यदि स्टार्टिंग का ये दोनों जोड़ दोगे, यदि यही वाला अच्छा तैयारी है तुम्हारा, तो भी लगभग लास्ट में रहोगे रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि सब कुछ ऊपर का जो लॉट होता है 100 में जो रहना है, उसके लिए जो हार्ड 25 है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, या फिर हमसे भी ये गलती होता था कि हमको रैंक 1 बनना था, तो सबसे हार्ड वाला से स्टार्ट करते हैं। कभी ये गलती नहीं करना चाहिए इंसान को, कभी भी ये गलती मत करो। फर्स्ट डे कभी मत सोचो कि रैंक 1 बनना है। सिलेक्शन के पीछे जाओ। यूपीएससी में जनरली हाफ नंबर स्कोर करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, हाफ नंबर में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि तुम अच्छे से 75-80 भी जाते हो तब भी तुम्हारा रिजल्ट होगा। अब उसके बाद यदि तुम्हारे पास ऊर्जा बची हुई है तो रेस्ट 20-25 पे जाओ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सेंस ये था कि बात तो मतलब यदि 55 पे रिजल्ट है और तुम मोटिवेटेड नहीं हो तो 50-55 के बीच में ही लटके रहोगे। बहुत सा लड़का तुमको मिलेगा सीएच टाइप का, कहेगा आधा नंबर छूट गया, बस आधा नंबर। अरे भैया आधा नंबर से आपका नहीं छूटा है, आधा नंबर से हजारों लोगों का ये है, ठीक है ना। जैसे यूपीएससी का रिजल्ट देखो, स्टेट पीसीएस का देखो रिजल्ट, रैंक 1 एंड रैंक 2 के नंबर के बीच मिनिमम 20-25 नंबर का अंतर होता है। रैंक 2 रैंक 3 के बीच में 10-15 नंबर का अंतर होता है। लेकिन 100 के बाद जाओगे ना तो हर एक नंबर पे 5 बच्चा मिलेगा, हर एक जगह यही होता है। और लास्ट में रिजेक्टेड लिस्ट में 54 नंबर वाला तुमको 8-10 हजार बच्चा मिल जाएगा। तो इसीलिए वो मोटिवेशन लाओ कि लास्ट में जो 1 घंटा भी तुम एक्स्ट्रा दोगे वही तुमको सफल बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। ये वही था व्हाट मोटिवेट्स यू, रुपया, शक्ति या फिर रेपुटेशन। अपना अपना देख लेना, जिसको जो मोटिवेशन है अपना सोच लेना तुम्हारा जो है मोटिवेशन क्या है, ठीक है। हाउ टू कीप मोटिवेटेड, स्लाइड वगैरह भी मतलब व्हाट्सएप पर जो है डाल देंगे हम लोग। अपना मतलब गोल को मतलब फिक्स कर लो और उसके ऊपर जाओ, कुछ सीनियर्स मेंटोर्स रख लो, फैमिली एंड फ्रेंड का सपोर्ट सिस्टम। फैमिली का रखो, फ्रेंड का बहुत ज्यादा नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड जो है जितना सपोर्ट करता है डिस्ट्रैक्ट उससे ज्यादा ही करता है। कुछ लोगों को मतलब रख लो, 3-4 लोग फ्रेंड अपना रखो, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंड के उसके ऊपर मत रखो। सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव टॉक्स, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। व्हाट डू इफ डीमोटिवेटेड। देखो ये वर्ड बड़ा अच्छा लिखा है, डीमोटिवेशन इज नॉर्मल। डीमोटिवेटेड यदि बोलो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आदमी के पास जो है कभी न कभी हर व्यक्ति को जो है डिप्रेशन, डीमोटिवेशन होता ही होता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है, तो यूपीएससी का जब आ जाएगा ना रिजल्ट तो बहुत लोग बहुत हवाबाजी करते हैं, बहुत हवाबाजी करेंगे। मैं तो 2 घंटे देखा केवल, बस हो गया। मैं तो एकदम कुछ नहीं था, बस दोस्त ने कहा, मुझे तो पता भी नहीं था, दोस्त ने मतलब फॉर्म भर दिया, दोस्त ने फॉर्म भर दिया, मैं तो बस बैठ गया, बस हो गया। इतने ही तेज हो तो जाके नासा में साइंटिस्ट बन जाओ, यूपीएससी गाइड कर, इतना ही होशियार थे। ठीक है, हो सके तो एक आध केस होगा भी, भाई कोई इंटरव्यू देखेगा लाइव जा रहा है तो मतलब एक आध हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो सकता है।
कि तुम 1 घंटा स्टडी किए, मेरे दोस्त ने फॉर्म भर दिया और ये कर दिया। तो यदि कोई सिंपल व्यक्ति है हम लोग टाइप का, तो उसको जो है डिमोटिवेशन होगा ही। कई बार लगेगा कि हमसे नहीं हो सकता, कई बार लगेगा कि जो लोग सफल होते हैं वो लोगों का जो मेंटल लेवल है वो मेरा नहीं हो सकता। मुझे भी लगता था, सच्चाई बताया, जब दिल्ली गए हम फर्स्ट टाइम 2011 में, और उसकी भी स्टोरीज है, वो जब हम अपना यात्रा सुनाएंगे तब तुम लोग को सुनाते हैं स्टोरी। तो वहां पे जितनी दुकानें जो बाहर में सस्ती है, शाम में सब लोग कॉफी चाय पीते हैं, तो वहाँ एक से एक तुमको जानकार व्यक्ति मिलेगा, सो कॉल्ड बहुत जानकार, सब मतलब बाल गायब रहेगा। जाओगे तो हम गए थे, तो जस्ट गए थे और सीसैट का एग्जाम लिख दिए थे, और ये कहीं सुनाए होंगे संभवतः कि तुमने तो सुनाए होंगे। तो उसमें क्या था कि सीसैट का एग्जाम जाते के साथ फरवरी 2011 में दिल्ली गए हम, जून 2011 में दे दिए एग्जाम। और एग्जाम देने के बाद जब आए तो ये लोग जो सीनियर सिटीजन वाला लॉट होता है, ठीक है, उसमें भी अच्छे लोग होते हैं। उसमें मोस्टली क्या होता है, एग्जाम के बाद तुमको नहीं मिलेगा। एग्जाम का पहला काम क्या कर उसका होगा कि वो रूम जाएगा, मतलब रूम लॉक कर देगा, और रूम लॉक करके निकालेगा मोटा मोटा बुक, और फिर निकालेगा तो उसमें देखेगा अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका पहले मैच कर लेगा। अच्छा बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगा, है ना, जैसा होता है ना, तुम दिया इसमें, उसका जब पूरा जब संतुष्ट हो जाएगा तब फिर बाहर निकलेगा, कॉलर टाइट करते हुए दुकान पर मिला। तो हम भी गए, मैं पहला बार गए थे दिल्ली सीसैट एग्जाम के लिए, गए दुकान गांधी बिहार में था, तो वहाँ पे 5 लोग सीनियर सिटीजन मतलब बात कर रहा है, तो एक सवाल पूछे, सब कुछ हिस्ट्री का सवाल था। तो सीनियर सिटीजन क्या बोल रहे हैं, कैसे ये सवाल, अच्छा उस सवाल का आंसर हमको नहीं आ रहा था, सबको नहीं आ रहा होगा, पर ये सवाल, अरे वो आर.एस. पांडे का जो है एंशिएंट हिस्ट्री का बुक देखे हैं, तो सामने वाला हाँ देखे, तो उसका जो पेज नंबर 132 है उसका 4th पारा देखिए आप। हंस रहे हो ना, ये बात सीरियसली सच्चाई में हुआ है मेरे साथ, और यहाँ पे मतलब बहुतों के साथ हुआ होगा। क्या पता कितना होता है, बोला कि आर.एस. पांडे का 132 नंबर पेज का 4th पारा देखिएगा तो उसमें उसका उल्लेख है। हम देखे तो हम अभिभूत हो गए, हमको लगा, हमको सच्चाई में लगा, हमको लगा इन सब महारथियों का जब नहीं हो रहा तो हम तो अभी जस्ट आए थे। और फिर हम सोचे कि क्या मेरा लेवल क्या ऐसा हो सकता है कभी, ये तो चलो अभी नहीं लेवल है, क्या फ्यूचर में लेवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर अपने आप से बात की कि मेरा कभी ऐसा लेवल है। हमको एक तो इतना मतलब क्या नहीं रहेगा, उसके बाद इस आदमी का मानसिक योग्यता देख कर हमने कहा उसको जो है लगातार देखे उसको, फिर हमको संसार में लगा कि कोई मतलब अवतार हुआ होगा इस व्यक्ति के रूप में, कि उसको इतना याद है कि उस बुक का 132 नंबर पेज का 4th पारा का 2nd लाइन ये है। तो फिर तब भी हिम्मत की, हम सुनने लगे, मतलब इस टाइम ऑडियो स्टोरीज है तो सुनने लगे। तो फिर खैर जो भी बकवास था, हम तब तक पूरा अंदर से जो है पूरा जो है उसमें थे कि चलो सामान में मतलब बांधो, ये लेवल तो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, तो क्यों करना है। लेकिन फिर थोड़ा देर मतलब फिर और भी कुछ सीनियर सिटीजन आए, तो फिर आपस में डिस्कशन करने लगा कि अच्छा बताइए सीसैट का लास्ट मार्क नहीं होता है, क्या क्या बोलते उसको, कट ऑफ कितना जाएगा। तो फिर वो बोला कि देखिए सवाल बहुत टफ था, 150 नंबर से ज्यादा नहीं था। हम ही सुने तो मेरी आंखें थोड़ी सी ये हुई। फिर वो कह रहा कि देखिए मतलब 150 में तो ठीक है, लेकिन 160 से ऊपर जो है ना एकदम सेफ है। मोटा मोटी कोई भी व्यक्ति एक मतलब 165 से ऊपर नहीं गया, और मेरा स्कोर 210 के आसपास था। तो हमने ये सोचा कि इतने महारथी जो है, इतना जानकार व्यक्ति जो है 165 जा रहा है, और मतलब एकदम ओपन जो है वो घोषणा कर दिया था कि 165 तो उन लोग में जो सबसे अच्छा था उसका गया था कि 165 से ऊपर नहीं जाएगा, और मेरा 210 स्कोर जा रहा था। तब हमको लगा कि ठीक है, अपना भी ठीक ठाक है, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वाला। लेकिन तभी भी अभिभूत ने मतलब अभी तक मतलब वो नहीं घटा था।
फिर बाद में जब फाइनली रिजल्ट आता है ना, तब फिर आइडिया होता है कि इन लोग का रियल स्ट्रेटजी क्या था। वही चीज एग्जाम देने के बाद बहुत सा बूढ़ा लोग, मतलब यंग लोग, बूढ़ा लोग मत सोचना हमारे काम हो गए, ऐसा मत सोचना कि इसको बोल रहे हैं। बहुत सा लोग जो है वो लोग पहले रूम जाकर के सवाल चेक कर लेगा, आंसर चेक करेगा और फिर आकर के फ्रस्ट्रेट करेगा। तो इन सब चीजों से जो है आउट रहना है और हमेशा अपने ऊपर जो है यकीन रखना है। वही कह रहे हैं डीमोटिवेशन, डीमोटिवेट हो नहीं जाओगे, मतलब सपोज उस साल मेरा नहीं रिजल्ट होता, हम पक्का डीमोटिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद की स्टोरीज है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स, तो मतलब गोल वही चीज है, ये अपना जो है तुम कोई लक्ष्य रखोगे तो ठीक है, उसके प्रति सोचो हमेशा। और सकारात्मक मोटिवेशन भी अच्छी बात है कि हमारा हो जाएगा तो मेरे फैमिली का जो हैप्पीनेस होगा। सपोज तुम्हारा यूपीएससी हो जाएगा रिजल्ट, तो मतलब भाई बहन माँ बाप सबके फेस पे जो हैप्पीनेस होगा उसको इमेजिन करो, बहुत अच्छा लगता है सोचने को। जब तुम्हारा फाइनली रिजल्ट होता है और तुम गर्व के साथ अपने फादर को जो है रिंग करते हो। और हम अपनी बात बताएं तो हम ही थे, मेरा जब आईएएस का आया रिजल्ट तो सीधा फादर को मतलब जो है रिंग किए और बोले कि आज से आप एक आईएएस के मतलब फादर। ये बोलना में जो हैप्पीनेस आपका है वो इमेजिन नहीं कर सकते। वो तुमको लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस मिलेंगे। इंसान का शादी ब्याह होता है उस टाइम हैप्पीनेस होता है, संतान होता है उस टाइम हैप्पीनेस होता है और बहुत से हैप्पीनेस होते हैं। लेकिन ये भी एक जो हैप्पीनेस है ना वो तुम नहीं सोच सकते। और हमेशा उस दिन को याद करो कि जब मेरा रिजल्ट होगा तो क्या होगा। तो तुमको लगातार जो है इसके प्रति जो है लगातार जो है लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। गोल सेटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। आगे जाइए। अब ये यूपीएससी एग्जाम के बारे में पहले हम जानकारी दे देते हैं। यूपीएससी एग्जाम के बारे में मोटा मोटी आजकल इंटरनेट वगैरह सबके पास है, यूट्यूब वगैरह सब लोग देख रहे हो। और हमको उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पे वो इतना तो सीरियसनेस होगा ही होगा कि ये चीज जानते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा ही कि एग्जाम के मतलब फेजेस होते हैं। मेन एग्जाम जो है मतलब बीच का एग्जाम है, रिटन मेंस जो मतलब बोलते हैं ना। लेकिन देखो दिक्कत क्या है कि फर्स्ट एग्जाम का बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक सिंपल सा डीएल नीट कराने के लिए जो है 800 लोगों का फॉर्म लिया और जो है 150 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। यूपीएससी मान लो कि जो है मतलब मेंस एग्जाम सीधा ले ले, तो ऐसा संभव नहीं है कि 10 लाख बच्चों का सबका जो है मतलब एक प्रकार से जो है रिटर्न देगा। तो मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए ही फर्स्ट एग्जाम लिया जाता है। सीसेट का उद्देश्य इतना ही है कि वो सीरियस स्टूडेंट्स को जो है निकाल पाए। क्योंकि इतना ज्यादा पेपर होता है, जीएस 1, 2, 3, 4, फिर आपका एएसए, सामान्य अंतर, हिंदी और फिर इंग्लिश। इसीलिए फर्स्ट जो पेपर प्रीलिम्स हो रहा है उसका कहीं पे मेंस इंटरव्यू मेरिट में कोई योगदान नहीं है, 0 योगदान है। तो इसमें मतलब जो है आपको जब सफल हो जाना है सो दैट कि मतलब यूपीएससी मान ले कि इस व्यक्ति का या फिर इस मतलब विद्यार्थी का योग्यता है कि ये विद्यार्थी जो है मेरे हिसाब से मतलब मेंस लिखने के हिसाब से योग्य है। इसीलिए फर्स्ट एग्जाम होता है, जनरली जून मई में होता है एग्जाम। और फिर मतलब यदि जो व्यक्ति सफल हो जाते हैं 1.5 महीने के भीतर जो है रिजल्ट दे जाता है उसका, फिर मतलब मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा। इस साल का मेंस 25 से है, मुझे लगता है स्टार्ट। और उसके बाद जब मतलब मेंस दे दिया तो मतलब मेंस में जनरली बच्चों की संख्या मतलब 4 टाइम्स टाइप का जो है मतलब ले जाता है। और फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो व्यक्ति सफल होते हैं रैंकिंग बनता है उसका। सपोज 700 बच्चों का हुआ सिलेक्शन तो फिर रैंकिंग बनेगा और उस रैंकिंग में जो है बहुत सारे जॉब्स होते हैं। सपोज कोई आईएएस बनना चाहता है, रेवेन्यू सर्विस में जाना चाहता है, एक्साइज कस्टम, आईएफएस, इस टाइप से। तो जो रैंक ऊपर का होगा उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। जैसे मेरा रैंक सपोज मतलब 1 आता है तो मेरा मन है जिस जॉब में हम जाना चाहेंगे हमको यूपीएससी देगा ही देगा। लेकिन मेरा रैंक सपोज 540 आता है तो जो ऊपर वाले लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो सेवाएं बचेगी वही सेवा हमको देगा। सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए।
ये स्लाइड देखिए और समझिए इस स्लाइड क्या होता है। सिलेबस की बात करता है इस स्लाइड। क्या इसमें से कोई गर्ल्स है जो इस स्लाइड को समझाएंगे हमको? बताओ, 4th नंबर इधर से बताओ, 1st, 2nd, 3rd, 4th आप बताइए। हाँ हाँ बताइए, स्लाइड से आखिर क्या समझते हैं आप? फर्स्ट स्लाइड प्रीलियम में इंटरव्यू दिया गया है। हाँ जैसे आप बताएं प्रीलियम एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट का है, और हम लोग देखें फर्स्ट एग्जाम प्रीलियम फिर में फिर इंटरव्यू। सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ पे कोई है जो मतलब बेटा डायग्राम को समझा दे हमको? चलो जी, कौन समझाएगा जी? सुनो बेटा, आप बताओ, बाइक सखा बताओ, ये बताओ क्या है इसका मतलब? सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। बैठ जाइए बेटा, बैठ कर बताइए। हाँ आप बताइए। हाँ इसी के 3 फेजेस हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। उनका सिलेबस को जनरली डिफाइन करता है। हाँ प्री एग्जाम जो है वो दिखा रहा है, छोटा सर्कल है, मतलब उसमें ज्यादा नहीं, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, जैसा आपने बताया। मेंस इंटरव्यू है, मेंस का जो एग्जाम है उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है मेंस, और जो इंटरव्यू है उसका सिलेबस कोई ऐसा डिफाइन नहीं, वो एक होल है। वेन डायग्राम तो मतलब मैथ का है चीज है। तो हाँ बताओ, तुम बताओ, लास्ट वाली बताओ, एम्पावरमेंट तुम बताओ। हाँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंबाइंड फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। जो अगर से हम मेंस के लिए तैयारी करते हैं वो प्रीलिम्स में भी आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और बताओ बताओ बताओ, एक्सप्लेन करो उसको, अच्छे से एक्सप्लेन करो। वेन डायग्राम से ये बोल रहा है कि जैसे जो मेंस है, मेंस के लिए अगर से हम पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारा ओरिएंटेशन या हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं मेंस देखा जाएगा। एग्जाम माना कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप ज्यादा होता है, लेकिन मेंस में एक दिन में पढ़ने वाला या लिखने वाला नहीं। रुक जाओ, बैठ जाओ। रेस्ट और कौन बता रहा था जी? बताओ, तुम बताओ क्या? हाँ हाँ बताओ बताइए। हाँ सर इस वेन डायग्राम से ये पता चल जाता है कि प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस कुछ ओवरलैप कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनो इसको अच्छे से समझो भी। अगर हम लोग मेंस का सिलेबस देखें और प्री का सिलेबस देखें तो कुछ चीजें ऐसे मिलेंगे सर जो हमको मेंस में मिलेंगे और प्री में भी मिलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ और बताओ। और सर इंटरव्यू, जैसे सर बड़ा सर्कल है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में सर आप जो मेंस और प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वो सब इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। और चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा दिया इसने, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट बोला, देखो फर्स्ट बोला, सेकंड बोला कि जनरली जो है कुछ कुछ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है जो भी सवाल सीसेट पीटी में आएंगे, सपोज मार्क मतलब 100 नंबर का वो बोला है, उसका 100 का एरिया है, 50 उसमें ऐसा होगा कि जो फर्स्ट में सीसेट में स्टडी करते हो तो वो तुमको मतलब मेंस में भी काम होगा, लेकिन 50 तुमको मतलब जो है पीटी के लिए अलग से देखना पड़ेगा। इसलिए बोले का बहुत सा पार्ट जो है उसके आउट भी है। यही चीज मतलब मेंस में भी देख रहे हो कि मतलब मेंस का बहुत सा पार्ट जो है सीसेट वाले गोले के भीतर, प्रीलिम्स वाले गोले के भीतर के, लेकिन उसके भी आउट है। मतलब यदि सपोज 100 ये सीसेट पीटी है और 100 मतलब मेंस है, तो इसका 50 जो है हो सके तो 7 में ऐसे जा रहा है, लेकिन इसके लिए 50 तुमको अलग से भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी अलग से पढ़ना है। लेकिन जब तुम इंटरव्यू में आओगे तो पीटी और मेंस का गोला तो उसके भीतर है ही, और पूरा बहुत बड़ा गोला है। मतलब संसार का जितना चीज है वो सब इंटरव्यू के भीतर है, ये उसका मतलब। ठीक है ना, समझ लो इस चीज को। और इसी पे हम स्ट्रेटजी सुनाएंगे आपको, अपना स्ट्रेटजी कि मेरा स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये हो गया सिलेबस है। सिलेबस आप लोग को पता है सीसेट 1 सीसेट 2 में क्या होता है, इसको कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? बता दो। चलो फीमेल फर्स्ट, आप बताओ बेटा, फर्स्ट में जो थी, हाँ बताइए। सर जो सीसेट है वो उसमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, जो कि 43% होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स का। और जनरल स्टडीज होता है उसमें भी पासिंग मार्क्स होता है जो 33% होना चाहिए टोटल मार्क्स। नहीं गलत है। नेक्स्ट बताओ। मतलब क्या होता है, एवरेज निकाल के वो माना जाए, और जो सीसेट
वो सर आयोग की कमीशन डिसाइड करती है कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। और जो सर सेकंड पेपर है सीसेट जो स्किल टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, वो सर 33% क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है। बहुत अच्छा, आपने अच्छे से क्लियर किया। सीसेट का पेपर जो है उसमें जो है आपके नंबर जो है फाइनल जो आपका इसका रिजल्ट रेडी होगा उसमें उसका नंबर काउंट नहीं होगा, लेकिन उसमें सर्टेन परसेंटेज यदि आप नहीं लाइएगा तो सामान्य अध्ययन वाला जो है जांची कॉपी का नहीं होगा। सिंपल वर्ड में सीसेट में नहीं सब कुछ क्वालिफाई करते हो, सामान्य अध्ययन का जांच नहीं होगा, तो फर्स्ट कॉपी जांच होगा सीसेट का। सीसेट में बात मतलब 32 नंबर ही आ गया तुमको तो आपका जनरल स्टडी का भी निकाल के फेंक देगा, कहेगा जनरल स्टडी का जांच ही नहीं। लेकिन सीसेट क्वालिफाई कर जाते हो, सपोज 100 बच्चा एग्जाम किए, मेरे सपोज मतलब उसने एग्जाम को जो है लिखा, 20 बच्चा सीसेट में जो नंबर क्वालिफाइंग का होता है वो नंबर नहीं आया, 20 बच्चे का सामान्य अध्ययन का भी जो होगा उसको निकाल कर फेंक देगा, 80 बच्चा जो रेस्ट बचा उसी का सामान्य अध्ययन का जांच कॉपी का होगा। और ये फिर 80 बच्चों में जो है जिसका नंबर जीएस में ज्यादा होगा उसको जो है मेंस लिखने का मौका दिया जाए। सिंपल चीज है, मतलब सामान्य अध्ययन के नंबर से ही मेंस लिखने का मौका मिलेगा। उसमें कट ऑफ ही होता है जितना 55, आजकल तो हमको लगता है 200 नंबर का होता नहीं पेपर, 200 में 100 के आसपास कट ऑफ जाता होगा, ठीक है 100 के आसपास कट ऑफ जाएगा तो उसके बाद आपको जो है लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। सिलेबस मेंस का सबको आइडिया है, देखे हो तुमने यूपीएससी का जीएस 1 से लेकर के 4 तक होता है और सभी में 250 नंबर होते हैं, ठीक है ना। सिलेबस कभी इंटरनेट से बैठ के ठीक से देख लेना। फर्स्ट पेपर में आई थिंक हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप का होता होगा, सेकंड पेपर में क्या होता है पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस और सर इंटरनेशनल थे। उसके बाद वाला जो है पेपर फोर्थ इथिक्स है ना? नहीं सर, पेपर 3 में सर इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, बायोडायवर्सिटी और सर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर। चलिए, और फोर्थ में आपका इथिक्स हो गया। इथिक्स, इंटीग्रिटी और एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत क्या है कि हम जब एग्जाम लिखे थे तो ये पैटर्न नहीं था, मेरे टाइम में तो 2 ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन ठीक है, तो ये चीज नेट से देख लेना अच्छे से, जीएस 1 2 का सिलेबस कहां से। अब आते हैं हम लोग जो वैकल्पिक विषय लेते हैं ऑप्शनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। ये फिर आपके ऊपर है कि आप लेते क्या है। जनरली जिन लोगों का जो भी ऑप्शनल होता है, जो सब्जेक्ट जो है वो लोग ग्रेजुएशन में लेते हैं वही जनरली ले लेते हैं समांतर। जैसे मेरा हिस्ट्री ग्रेजुएशन था, हम हिस्ट्री ले लिए थे। किसी लोग का कुछ मतलब बॉटनी होगा, ज्योग्राफी होगा तो मतलब बॉटनी वाला मतलब बॉटनी ले लेगा। इस टाइप से जो है लोग मतलब वैसे ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी मतलब बाध्यकारी नहीं है आपके ऊपर। जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। जैसे मेरा जो है सेकंड ऑप्शन फिलॉसफी था। जब हम दिल्ली गए एग्जाम लिखने के लिए, सीसेट बैठ गए, तब तक पता नहीं था सेकंड ऑप्शन में क्या लेना। बैठ गए थे जो उसमें अभी जब वो बताया 210 और 160 वाला स्टोरीकर लगा हो जाएगा, तब सोचे सेकंड ऑप्शन में क्या रखा है। एक हिस्ट्री खाली जानते थे कि हिस्ट्री चूंकि स्टडी किया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री रख लिए। तब सब जगह जाकर के सब वर्क किए, बताओ सेकंड ऑप्शन भाई क्या रखें, तो बोला फिलॉसफी रख लीजिए, 60 दिन में हो जाएगा, नंबर भी ठीक आता है। कोई बोला कि अरे भाई एंथ्रोपोलॉजी रख लीजिए, कोई कहा कि मतलब मैथिली लिटरेचर, पाली लिटरेचर रख लीजिए। चलो फिलॉसफी रख लिए हम, और ये देखो कि हमेशा फिलॉसफी में हमको हिस्ट्री से ज्यादा नंबर आएंगे। सच्चाई बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जो है इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा आईएएस में ठीक ठाक रैंक आ गया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हिस्ट्री से ज्यादा फिलॉसफी में आया, सेकंड अटेम्प्ट में भी हिस्ट्री से ज्यादा फिलॉसफी में आया, और वही 60 दिन वाला स्टडी था। तो खैर ये नहीं बोल रहे मतलब फिलॉसफी क्यों कर रख लो, लेकिन ये मत सोचना कि आज तक हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री ही लेंगे, फिलॉसफी पढ़े तो मतलब फिलॉसफी ही लेंगे, ज्योग्राफी पढ़े हैं तो जो है ज्योग्राफी ही लेंगे। पर जब ठीक
तो निकल लिया हाँ, तो ये चीज आपके ऊपर है और इसमें सिंपली देखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट फिलॉसफी में तो नहीं होगा, ये समझ ही रहे हो तुम, लेकिन इंटरेस्ट भी देखो, नंबर कहाँ स्कोर होता है ज्यादा इसको भी देखो, जहाँ पे नंबर स्कोर ज्यादा होता है और फिर इंटरेस्ट भी हो, जैसे सब लोग बोलेगा इंटरेस्ट वाला ही लेना चाहिए जहाँ पे ये हाई सिलेक्शन मेरा लक्ष्य है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट रहता है तो स्टडी करने में ज्यादा अच्छा रहता है। तो तुमको जो अच्छा लगे मतलब ले लो, और ऑप्शनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू में भी ऑप्शनल से रिलेटेड सवाल जो है उठाए जाते हैं, तो वो ले लेना। उसके बाद आ जाओ निबंध पेपर। निबंध पेपर 250 नंबर का होता है और इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा जो है योग्यता जांच होता है, उसमें तुम्हारा सोच पता चलता है। और हम लोग के टाइम तो सिंगल निबंध था, अब तो खैर 2 निबंध आ गया है, 1000 वर्ड्स का जो होता है उसको देख लो। और देखो ऐसा मत सोचना जैसे बहुत सारा लोग सोचता है कि मेरा लेखन शैली अभी ठीक नहीं है, निबंध लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। समय के साथ सोच जो है ना व्यक्ति का तो अपने आप में ऊपर जाता है। जब हम तैयारी के लिए दिल्ली गए थे तो मेरा सोच सिंपल सोच था, लेकिन धीरे धीरे जब आप स्टडी करते हैं, जीएस देखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बेसिक का सर्किट मिलता है, तो समय के साथ सोच इंक्रीज होता है। अब जैसे हम दिल्ली गए थे तो हम हर एक मतलब हर एक इशू पे जो है जो लोग स्पेशलिस्ट होता था उनका जो है राय सुनते थे और हम उनका राय को जो है अपना राय जो है अपना मतलब रख देते थे। तो हमको लगता था कि हम तो इतना योग्य ही नहीं है जो अपना राय दे पाए। भारत का संबंध यूएसए से कैसा होना चाहिए, तो हम यूएसए नीति के स्पेशलिस्ट तो थे नहीं, तो या तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम स्पेशलिस्ट बन जाओ अपनी राय बना लो, और नहीं तो कोई सो कॉल्ड बहुत मतलब जो है मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब जो है उस टाइप के लोग, उनका राय को नहीं स्वयं का राय। ये मत बोलो कि फलाने व्यक्ति ने राय दिया है इसलिए हम ये राय रखते हैं, नहीं, ये मतलब मेरा राय है। क्या जैसा हो सकता है ना, धीरे धीरे स्वयं सोचते सोचते स्वयं हो जाओगे। और देखो बहुत सा चीज बोलेगा कि तुम्हारा जो होता है फंडामेंटल होना चाहिए, मतलब आपकी राय जो है अपना होना चाहिए। ठीक है, अपना राय नहीं बन पा रहा है तो हम हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं। कोई फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट है, उसने कोई राय दिया तो हम एक बार वही चीज फिर बोलेंगे कि अपना भी लॉजिक लगाओ कि क्या ये राय सही है गलत है। लॉजिक पे सही पाते हो तो उसको फिर अपना राय जो है तुम लोग मतलब मान सकते हो क्या। तो ये उसके बाद जो है लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश कंपलसरी विषय है। इंग्लिश में भी सेम सीसाइड में जैसे मार्किंग हुआ था कि एक सर्टेन मार्क्स लाना था आपको, लेकिन वो चीज आपका उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मार्क्स में नहीं जोड़ेगा। सेम इंग्लिश कंपलसरी का है और हिंदी लैंग्वेज का है। सेम हिंदी में तो फिर पास नहीं जाओगे, यहाँ के हो सासाराम के हो, मतलब हिंदी में पास करने दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में कुछ लोग फेल होते हैं और इंग्लिश में जितना लोग को फेल होते हैं हम देखे हैं सब कई लोग और सुनते हैं कि बस इंग्लिश में पास हो जाते ना तो टॉप 50 में रैंक कहीं नहीं गया था, ये भी हम बहुत सुने। और हमारी दिली इच्छा थी कि सही में इंग्लिश में पास हो गया था तो ठीक था, मूवी तो हमारे यहाँ देखेगा हो सके तो समझ जाएगा। लेकिन एक आध लोगों आदमी से मतलब भेंट मेरा हुआ है कि वो बेचारा इंग्लिश में मतलब फेल हुआ है और उसको आज तक मतलब भ्रम बना हुआ है कि उस टाइम में भी वो इंग्लिश में पास हो जाता है। ठीक है, सिंपल नंबर स्कोर हैक करना बहुत हार्ड भी नहीं आता है, हल्का फल्का भी इंग्लिश का जानकारी रहेगा, थोड़ा सा देख लोगे तो इंग्लिश में पास करना कोई बड़ी चीज नहीं, बिल्कुल आसानी से पास कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट पेपर कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। सेकंड में राजनीति शास्त्र है, इंटरनेशनल है, आपका सिविल सर्विसेज। थर्ड में फिर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। और फोर्थ में आपका इथिक्स है या फिर आपको एप्टीट्यूड है, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। ऑप्शनल पेपर के बारे में जो है लगभग जानकारी दे दिए हैं आप लोग को कि आपको सिंगल ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, 2 उसके भीतर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। इसमें बस एक चीज और जानकारी देते हैं आपको, जनरली फर्स्ट वाला जो पेपर होता है वो जनरली जो है रटने वाला पेपर होता है।
जनरली सिलेबस में वही पार्टें रहती हैं जिसमें कि जो रट के लिखा जा सकता है, फिक्स है। सेकंड पेपर, हर एक पेपर का यूपीएससी का जो है इस टाइप का इंटरनल डिजाइन है, सेकंड पेपर में माइंड अप्लाई करना होता है, उसका जो भी आंसर जो है रेडीमेड नहीं मिलेगा। सपोज आपका हिंदी सपोज ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है, तो फर्स्ट पेपर में हो सकता है कि मतलब रीति काल के जो भी मतलब थे उसका रचना बताइए और ये बताइए, इस टाइप से कुछ दे देगा तो आपको जो है रटा रटाया फटाफट जो है लिख लीजिएगा। लेकिन सेकंड पेपर जो आएगा उसमें कुछ ऐसा सवाल आएगा जहां पे मतलब माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पे जो व्यक्ति समझा हुआ अच्छा रहेगा वही सेकंड पेपर में अच्छा जो है मतलब लिख सकता है। ये चीज ऑप्शन में देखना होगा आपको, तो वो जो है समय के साथ आएगा। एकदम अभी मत सोचना कि सारा ज्ञान अभी ही ले दोगे, पहले फर्स्ट स्टेप रखो, सेकंड स्टेप रखो, उसके बाद ही लक्ष्य जो है दिखेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप टाइम ही देखते हैं कि लक्ष्य कहाँ है। संभव है कि 99 सीढ़ी चढ़ने के बाद तुमको 100वां सीढ़ी दिखे, लेकिन कुछ लोग हैं कि जब तक 100वां सीढ़ी नहीं देखेंगे कहीं हम लक्ष्य रहेंगे। शुरू करो, सही डायरेक्शन में शुरू करो, अपने आप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप होते जाएगा और फिर से लास्ट में तुमको सीढ़ी जो है दिखने लगेगा और तब फिर सफर होगा। लेकिन फर्स्ट डे सोचोगे कि जैसे अभी नहीं बोलेंगे कार बच्चा उस टाइप का है यहाँ पर वो ऑफेंड तक हो जाएगा। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जो शुरुआत दिन से ही यूपीएससी मोड में रहते हैं, मतलब बात करो ना उससे तो बात करने का इंटरव्यू दे रहा है, आइडियल बात करेगा। ऐसे लोग से मैं मतलब अक्सर मतलब भेंट हुआ है, वो फर्स्ट नहीं लगेगा ना कि हम यूपीएससी इंटरव्यू में देगा, उससे कोई सवाल पूछिए, कोई मतलब हंसी मजाक में भी सवाल कर वो लगा कि नहीं एकदम उसका बिल्कुल आइडियल आंसर देगा। तो ऐसे में हमारे साथ भी थे, नाम नहीं बताएंगे भाई, देख लिया तो फिर बोलेगा, लेकिन मतलब ऐसे लोग हमेशा होते हैं। तो मतलब ऐसा मत करो कि अपने आप को जैसे नहीं कुछ बोलेगा कि तुम सोचना उसी टाइप से शुरू कर दो। चलने का स्टाइल यूपीएससी कॉपी करता है, यूपीएससी मतलब बोलने का स्टाइल कॉपी करता है। भैया यूपीएससी जो है इंटरनल मटेरियल देखता है और वो जो है आपका इंटरनल जो है मटेरियल जो है वो उसको आइडिया है निकालना कैसे। ये नहीं है कि आप चाहिएगा कि उल्लू मतलब उसको बना देना। यूपीएससी बहुत योग्य देश के सबसे स्पेशलिस्ट लोग जो है जज करते हैं, तो कोई उसको धोखा नहीं दे सकता है कि जो है धोखाधड़ी से आप उसको मतलब आप जो है एग्जाम निकाल दीजिएगा। ओरिजिनल बनिए, हाँ उसके साथ साथ अच्छे जो भी मतलब बातें सीखिए उसको और अपने भीतर लाइए उसको। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर रहिए और सिर्फ आर्टिफिशियली अच्छी बातें करिए और फिर अंदर से मतलब सेम टू सेम मतलब वही, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, निबंध का जानकारी नहीं दिया गया है आपको, कोई खास सिलेबस नहीं होता है और इसमें जो है आपको मतलब जो है कुछ 7-8 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, 7-8 हेडिंग्स दिए जाएंगे और उसमें फिर फर्स्ट ऑप्शन में होता है फर्स्ट हेडिंग में, उसके अंतर्गत 4 होते हैं, सेकंड हेडिंग में होते हैं 4 में कोई न कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड में फिर एक सेलेक्ट करके जो है मतलब लिख लीजिए। 8 सवाल में सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है 2 सवाल, कितना मतलब आसान एग्जाम बताओ, इससे भी आसान एग्जाम में हो सकता है। 8 में से सिर्फ 2। ऐसे का शीर्षक ही समझ क्या ऐसे का टाइटल ही समझ नहीं समझे क्या बोल रहे ऐसे का टाइटल समझ नहीं आता। अरे शीर्षक अभी समझोगे तो कहां से समझ में आएगा, धीरे धीरे जाओ ना लक्ष्य पे। हम वही बात करते हैं कि अभी देख के करके हमें साथ नहीं होना है, लक्ष्य के लिए धीरे धीरे जाओगे ना उसके बाद ही रास्ता जो है सामने स्पष्ट होगा। हम बताए ना कि जो फर्स्ट टाइम वाला कहानी हमको भी नहीं पता रहे कहां से ये सब समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा चीज रहता था कि समझ में आ ही नहीं सकता था। हमको लगता था कभी मेरा माइंड सब समझ ही नहीं सकता है, इतना हाई फाई चीज लिखता था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी योग्यता इंक्रीज होते जाएगी, सुबह शाम सोचोगे उसी टाइप से तो अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। ऐसे वगैरह का कोई ऐसा होगा तो अलग से सेशन ही ले लेंगे, इंटरव्यू का अलग से सेशन ले लेंगे। यदि कोई मतलब बच्चा जो है सपोज स्टेट पीसीएस यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाला होगा तो हम उसको अलग से गाइडेंस देंगे, ये रफली दे रहे हैं।
इंटरव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यू का जो मतलब गोला देख रहे थे सबसे ऊपर का गोला, ठीक है ना, उसमें सारे गोले स्पष्ट, उसमें क्या सवाल आएगा कि तुम सोच नहीं सकते। मेरा जैसे इंटरव्यू एक बार मतलब हो रहा था, तो अच्छा आपको तो मतलब इसमें बहुत इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, हमने हाँ इंटरेस्ट तो है, कुछ खेल भी लेते हैं, तो कहा कि जो है आप जो है रोड्स को जानते थे, हमने जॉन्टी रोड्स जानते थे फील्ड था, बोला कि उसको 2 साल पहले मतलब बीमारी एक हुआ था, उसका नाम क्या, तुम्हें जॉन्टी रोड्स खेलता कैसे नहीं पता है, उनकी जॉन्टी रोड्स को मेरा रेलवे वाला एक दोस्त था, उन्हीं से उसी बोर्ड में था, उससे पूछता है कि अच्छा आप तो है मतलब रेलवे में था, वो अभी मतलब बिहार में ही है, वो एसपी भी है, उसका नाम नहीं बताएंगे, एसपी है, वो सुनेगा तो समझ रहा होगा। उससे सवाल क्या किया कि सर रेलवे में आपने, हाँ तो रेलवे में जो शौचालय बना था वो एक समिति गठित हुआ था, समिति का जो है रिकमेंडेशन था तब ये बना था, समिति का नाम क्या था। ऐसे ही टाइप से 5 सवाल रेलवे उसको पूरा कुछ नहीं आता था, और इंटरव्यू में उसको दिया मतलब उस टाइम 80 नंबर दिया, हमको दिया 108 नंबर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेरा, उसका मैनेजर मेरा इंटरव्यू। तो खैर इंटरव्यू में हर एक बोर्ड ऐसा नहीं होता, हर एक बोर्ड का अपना इंटीग्रिटी होता है। जैसे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू जब हम दिए थे, तो जब ये सब सवाल पूछे जा रहे थे मतलब कि मतलब क्या कंटिन्यूस को क्या था, क्या 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 मुझे याद भी नहीं है, ऐसा सवाल सब ऊपर ऊपर हो रहा था। और वो इंटरव्यू रन हुआ था मेरा 45 मिनट्स चला था, 45 मिनट। और सपोज आपका हाफ एन आवर से ज्यादा इंटरव्यू चलता है, तो मतलब माना जाता है कि जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है उसको बड़ा आपसे जानने में सपोज इंटरेस्ट आता है, और कहीं ना कहीं वो मतलब जो मतलब डाउट में उसको लग रहा है कि बच्चा जो बहुत योग्य है या योग्य, इसलिए वो सवाल ज्यादा पूछ रहा है आपको। तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू 40-45 मिनट चला, नंबर 108 आया। सेकेंड टाइम अच्छा ऑलमोस्ट नंबर ठीक था, बाकी सब जो है रिटर्न वगैरह। सेकेंड टाइम इंटरव्यू देने गए तो उसमें भी सब तैयार हो गए। सेकेंड टाइम इंटरव्यू देने के बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ। जैसे ही आउट निकले तो जो मतलब उस टाइप का यूपीएससी का स्ट्रक्चर होता है कि जब अंदर जाते हैं तभी आपका नेक्स्ट वाले को जाकर के वर्दी टाइप का जो होता है तो बुला करके गेट पे मतलब जो है उसको मतलब रख लेगा। अभी जब आउट होइएगा तब वो इन होगा। तो जब आउट हो रहे हैं तो देखने कोई बाहर बैठने नहीं है। हम बोले तब फिर थोड़ा सा बाहर निकले, दौड़ता हुआ कहा कि ऐसा क्या हुआ? तो मात्र 8 ही मिनट आपका इंटरव्यू चला और हम इंटरव्यू बोर्ड के अंदर में थे, तब तक हम बहुत खुश थे। मतलब नहीं होता आप कॉन्फिडेंट है, अच्छा इंटरव्यू दे रहा। बाहर पता चला कि मेरा इंटरव्यू सिर्फ 7.5-8 मिनट चला। और ये यूपीएससी के इंटरव्यू का मतलब हमको नहीं पता और लोगों का हुआ, लेकिन 8 मिनट इंटरव्यू चल रहा वो था। और अंदर में मतलब बहुत खुश थे, बाहर आते मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए। लगता है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि 8 मिनट में कौन सा जज कर लिया। हमको लगा कि ये अटेम्प्ट भी गया। पहला 45 मिनट, सेकंड मतलब 8 मिनट, और इंटरव्यू में नंबर 190 के आसपास मेरा था, तो अच्छा नंबर था। हिंदी माध्यम में थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा सा घटा कर होता है, तो मतलब 190 ठीक मार्क्स था। लेकिन वो सिर्फ 8 मिनट, और जब तक रिजल्ट नहीं आया, समझ लो इंटरव्यू दिए हैं और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब तक मेरी स्थिति मतलब क्या होगी तुम सोच सकते हो। लेकिन सोच लीजिए इस बार नहीं होगा तो कभी मतलब कभी नहीं देंगे, उससे अच्छा तैयारी मेरा कभी हो ही नहीं सकता। तो खैर रैंक जो था ठीक ठाक 25 रैंक था मेरा, दुख फैला लिया होगा। तो इंटरव्यू का है, इंटरव्यू में कोई ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू को अच्छा क्या लगता। सपोज हम ही इतना बात रखे, इतना 120 बच्चा है, उसमें से 8-10 बच्चा करोगे सब बहुत ज्ञान का बात हो सके तो 70-80 को लगे सर औसत बात हो रहा है, और 8-10 को लगे खाली डिग्री कर देते। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। सेम चीज इंटरव्यू में होता है कि सपोज आपका है, अब वो चीज जो है मतलब आपका संपूर्ण पर्सनालिटी यूपीएससी बोर्ड को कैसा लगता है, ये चीज आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा मानना अपना है, और इसको हो सके तो बहुत लोगों को जो है समस्या हो सकती है इस स्टेटमेंट पे, लेकिन मैं फिर भी रखता हूँ कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। और इंटरव्यू बोर्ड को आपका व्यक्तित्व अच्छा लगा कि नहीं लगा,
जनरली वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत जानकार होते हैं और बहुत लोगों का इंटरव्यू जो है मतलब उन लोगों के पास हुआ रहता है तो लगभग जज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जजमेंट हर बात सही ही। संभव है कि मेरा इंटरव्यू आज इस बोर्ड के सामने हुआ, नहीं तो इसका एक सिंपल जो है एक होना चाहिए टेस्ट कि एक ही बच्चा है, बोर्ड बैठता है, सपोज 7 बोर्ड बैठता है, 7 बोर्ड के पास उसका इंटरव्यू जो है एक ही दिन हो जाए, एक ही दिन हो जाए और उसको ये बोला जाए कि आप नंबर जो है आपस में मतलब जो है मतलब बात मत कीजिएगा और फिर इंटरव्यू का नंबर दे दीजिए। पता चला कि एक ही बोर्ड उसको 150 देगा, एक ही बोर्ड जो है उसको 200 देगा, एक ही बोर्ड उसको 70 भी देगा, एक ही बोर्ड उसको 250 भी देगा। तो वो हमारा अपना मानना है कि इंटरव्यू सब्जेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी यूपीएससी में चूंकि सबसे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं तो कोई भी यूपीएससी पे सवाल नहीं उठा सकता। और फिर एक चीज है कि यूपीएससी का इंटरव्यू या फिर स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू बिल्कुल जो है मतलब न्यूट्रल होते हैं। कोई भी आपका पूरा डिटेल, आपका जो है नाम भी मतलब आपसे सवाल करते हैं, आपका कोई हिस्ट्री मतलब आपका क्या मतलब फादर का जॉब या फिर ये सब चीज मतलब बहुत सी बातें उनके संज्ञान में नहीं लगती है। आपका मतलब बहुत सी बातें संज्ञान में नहीं होती है। तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है रेडी होकर के ही मतलब जाना है और उसमें कहीं से भी सवाल उठाया जा सकता है। ये भी सवाल उठाया जा सकता है रोहतास के रहने वाले जिलाधिकारी का नाम क्या होता है, ये भी सवाल उठाया जाता है। इसलिए चूंकि आप आईएएस का एग्जाम इंटरव्यू दे रहे हैं तो भैया डीएम को तो जानते ही होंगे, तो ये भी चीजें सवाल उठाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये मतलब मार्क्स का है, आप लोग देखेंगे 250 नंबर का हर एक है और आपका 1750 का जो है मेंस हो गया। मेन 17 आपका 1750 में 700 साढ़े 700 नंबर भी मेंस में आ जाता है तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो देख लो ऑलमोस्ट 40% से भी नीचे हो रहा है तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए मतलब जो है आप लोग को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट 1750 मतलब मेंस है तुम्हारा, तो उसके लिए ध्यान रखो और उसके बाद इंटरव्यू कॉल होगा और फाइनली जो है दोनों को जोड़ करके फाइनल जो है मेरिट लिस्ट आपका रेडी होगा। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसके बाद जो भी रैंक आएगा उसके अनुसार सेवा आपको जो है दी जाएगी। जो रैंक को रहेगा उसके अर्ली में ही यूपीएससी जो है आपसे मांग लेगा कि फर्स्ट चॉइस क्या रखें, सेकंड चॉइस क्या रखें, थर्ड क्या रखें, फोर्थ क्या रखें और वो उसके हिसाब से सेवाएं आपको दे दी जाएगी और आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो इतना स्लाइड का पार्ट था। तो अभी सवाल जवाब कुछ करना है आपको या फिर कुछ और है बताइए। हाँ चलो पहले इस पे सवाल करते हैं, बताओ। सर हम लोग पीएससी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन पीएससी की तैयारी करने के साथ साथ ऐसी आपकी भी प्रोफेशनल लेवल पे समाज में क्या योगदान रहा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे? मेरा कोई योगदान नहीं था व्यक्तिगत लेवल पे, सच्चाई बताते हैं। हम यहाँ पे तुम लोग के सामने बहुत आइडियल बात नहीं करने के लिए मैं हम सच्चाई रखेंगे। मेरा कोई योगदान समाज में नहीं था। हम एक रूम बंद कर करके और उस रूम में सुबह शाम दिन रात मतलब उसी जगह पे रहते थे। और यहीं पे फिर एक और सवाल का आंसर देंगे कि घंटा में स्टडी कितना करना चाहिए। मेरा मानना है घंटा में कभी स्टडी नहीं करना चाहिए। जितना सोना है सो लो। कितना सोओगे बताओ? 7 घंटा 9 घंटा इतना ही सोओगे। जितना सोना है सो लो। अब एक तो मतलब नींद होवे करता है 11-12 घंटा नींद होता है कि उसको सुलाम होना तो उसको स्विच ऑन ऑफ वाला रहता है। उसको स्विच ऑफ कर देगा उसको नींद आ जाएगा, स्विच ऑन कर देगा उठ जाएगा। तो ऐसे लोग को हटा दो। जनरली 7, 8, 9 घंटे ही सोते हैं लोग। ठीक है, 8 घंटा हटा लो और उसके जो आवश्यक काम होते हैं फ्रेश होना ये होना वो हटा दो। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टडी करो। कभी जो है घंटे को काउंट मत करो। हाँ ये एकदम काउंट करो कि आज इतना समय जो है हमने नहीं स्टडी किया, इसको जरूर काउंट करो और वो समय जो है उसको दिन प्रतिदिन जो है मतलब हटाते जाओ। जैसे जब हम स्टडी का काम किए तो 2.5 घंटा मेरा फालतू हो जाता था। गए एक बार दुकान पे तो पता चला कि ये चीज डिस्कशन होने लगा। दोस्त के पास गए, वहां मतलब हाँकने लगे, घूमने निकल गए, ये किए। तो शुरुआत में जो है 2-2.5 घंटे ऐसा टाइम था जो कि नहीं पढ़ते थे।
वो घटाते घटाते हाफ एन आवर था, मतलब हाफ एन आवर तो टाइम वेस्ट होगा ही गया, मतलब माइंड पे ही मतलब मुझे लगा होगा। तो कभी भी घंटा काउंट मत करो, एक्स्ट्रा समय जो तुम लोग स्टडी में नहीं मतलब जा रहा है उसको जरूर काउंट करो। सोने के बाद सोना जरूरी है, और जितना ज्यादा सोता है आदमी उतना ही मतलब माइंड में रिफ्रेश होता है। तो हम नहीं बोलेंगे कि तुम मत सो। और इसी से रिलेटेड फिर हमें को एक और स्टोरी सुनाते हैं, बैठ जाओ। नहीं, अरे हमको फिर याद नहीं रहेगा तो फिर तुम लोग का लॉस है। और एकदम मतलब अच्छी स्टोरी बता रहे हमारे रिलेशन में गांव में या कहीं पे एक व्यक्ति जो थे 1987 में जो थे वो IAS हुए थे कहीं पे मतलब दूर में। तो हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में थे 4-5 मैट्रिक इंटर में थे, तो उनकी स्टोरी चलती थी कि फलना जो थे, नाम नहीं कोट करेगा, फलना जो थे वो आते थे तो 7-7 दिन जो था वो रूम से नहीं निकलते थे। ऐसा सुने होंगे तो 7-7 दिन जो है रूम से नहीं निकलते थे, और मतलब भूख तो लगने नहीं करता। भूख का तो ये स्थिति था कि मतलब माता जी जो थी उनके वो रूम नॉक करती थी, कहती थी बेटा तू खाना नहीं खाया, तुम्हारा खाना रखा हुआ था, तब करता अरे हाँ खाना था मुझे याद ही नहीं टाइप से। और मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन तक सोते ही नहीं थे। और ऐसी मतलब स्टोरीज थी कि एक भी आदमी से मतलब बात नहीं करते थे। तो जो तुम सोच सकते हो ना वो सब स्टोरीज थी। तो जब हम दिल्ली गए तो मेरे अंदर आइडियल कौन थे, वही आदमी था। हम गए तो हम भी मतलब पढ़ना स्टडी किए, लेकिन रोज 1:30 बजे दिन मतलब रोज मतलब भूख लग जाए, एक दिन लगा, 2 दिन लगा, शाम को 8 बजे फिर भूख लग जाए, फिर सुबह में फिर भूख लग जाए। हम 1 महीना पूरा स्टडी किए, भूख खत्म नहीं हो रहा था। तो मतलब स्थिति ये थी कि हम इतना स्टडी किए, और हम मानते कि हम ठीक ठाक स्टडी किए, इसमें कोई संदेश नहीं, मेरा सही तैयारी था। और हमको कभी ऐसा दिन नहीं आया कि नहीं लगा हो, और नींद भी हमको नहीं आती थी। तो मतलब 1-8 महीना दिल्ली रहने के बाद हमको लगा कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या। और ऐसा हर एक के साथ होता है। देखो हर एक ये सब स्टोरी जो होती है ना वो मतलब फालतू का मतलब ऐसा ही होता है, मतलब हित होता है। तुम एक सामान्य स्टूडेंट रहो, सामान्य स्टडी करो, सुबह शाम दोपहर भोजन करो, रात में नींद सो जाओ। ये नहीं कि मतलब सोना ही नहीं है, फिर स्टोरी चलेगी। एक बार मतलब बैठ जाके मतलब कम से कम 5 घंटा तुम उठवे नहीं करते थे। उठेगा नहीं, दर्द हो जाएगा बिना मतलब सोना है। क्यों ऐसे करना है? घूम लो, उठ लो, इंटरनली मोटिवेटेड रहो। तुम वही चीज बोलते हैं कि जब तुम इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे ना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि थोड़ा सा मोटिवेशन का दिक्कत है तब तो फिर दिक्कत होगा ही होगा। तो वो चीज सही में मेरे साथ हुआ था। अभी तुम बताती ना, मुझे सही में लगता था कि वो डेली मतलब कर जा रहा है, डेली नींद आ रहा है, मतलब तैयारी ठीक से नहीं कर रहा, मेरा वो फ्लो नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब मेरा रिजल्ट आया तब हमको समझ में आया ये सब फालतू की स्टोरीज है, नॉर्मल रही है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड सवाल क्या था आपका? ये था कि अगर हम लोग तैयारी के साथ साथ हम लोग अगर समाज में कुछ योगदान देते हैं तो इसका इंटरव्यू में कितना बेनिफिट मिलेगा? अरे भाई डीन सब दे देता है, डीन तो ही दे देना जाकर के। देखो फिर वही देखो, यदि तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं कर पाओ उसमें बहुत समर्पण चाहिए और बहुत समय चाहिए। अब तुम चाहोगे कि उसके साथ हम ये करें वो करें, तुमको ये बात बोलने में तुम इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये बोलो कि मैं अपने आसपास का गरीब बच्चा को फ्री में मैथ सिखाता हूँ, यूपीएससी चेक करने आ रहा है कर रहा है, कर रहा है। पहले स्वयं सफल हो जाओ। हम सफल आज IAS हो तो हम सोसाइटी को ज्यादा दे पा रहे हैं ना, हमारे अंदर जो इच्छा है ये समय तुम अभी दे रहे हो। जब तुम IAS, IRS, इनकम टैक्स जो बना होगा उसके बाद वो समय सोसाइटी को दोगे वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जब से दिल्ली गए फाइनल रिजल्ट आने में जो है मेरा जो है समय लगभग जो है 2 साल टाइम में मतलब 2 साल में आ गया रिजल्ट। और मतलब हम 6 मंथ दिल्ली रहे, फिर मतलब घर लौट के भी आ गए, फिर दिल्ली में इस टाइप से गए। तो मेरा मानना है कि एक बार में तुम नौकरी निकाल दो, वो समय सेव करना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि तुम सोसाइटी को बहुत दे रहे हो। आज के डेट में सोसाइटी को तुम बहुत ज्यादा नहीं दे पाओ, ये एक सच्चाई है, ठीक। और ऐसा कहीं इंटरव्यू बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। सेकंड थिंग, यदि बहुत बताओगे मतलब इंटरव्यू बोर्ड में मेरे टाइप का रहेगा ना,
समझ जाएगा कि हवाबाजी कर रहा है। सिंपल बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात ही होता है। तो बैठ नेक्स्ट बताओ कोई सवाल। एक मिनट, हाँ बताओ। सर मेरा सवाल तो मीडियम को लेके है। हिंदी को मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर रिजल्ट का काफी गैप रहता है, तो सर आपका क्या सजेशन है, किस मीडियम में एडमिशन करना चाहिए? मीडियम का देखो नो डाउट अंतर है, बहुत आइडियल बात नहीं बोलेंगे कि हिंदी मीडियम रखो इंग्लिश मीडियम रखो तो मतलब अंतर नहीं। इंग्लिश मीडियम में चूंकि गाइडेंस मटेरियल बहुत आसानी से उपलब्ध है, रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बहुत सी बातें बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। और इंग्लिश माध्यम का और हिंदी माध्यम का जहाँ तक बात है, हिंदी माध्यम में रैंक 1 आज तक कोई हुआ ही नहीं है यूपीएससी के इतिहास में। इतने साल से यूपीएससी है, रैंक 1 हिंदी माध्यम पर कभी नहीं रहा। तो निश्चित तौर पे माध्यम का अंतर है, लेकिन एट द सेम टाइम तुमको ये देखना है कि क्या तुम इंग्लिश माध्यम में शिफ्ट होते हो तो क्या शिफ्ट करने में सक्षम हो कि नहीं सक्षम, ये भी चीज देखना। ये नहीं कि इंग्लिश से आता है और हमको इंग्लिश उतनी अच्छी से आती है, लेकिन एट द सेम टाइम तुमको ये बोले कि हिंदी माध्यम से भी अच्छे आते हैं रिजल्ट, तो हम तुम्हारे सामने खुद बैठे हुए हैं। हमारा पूरे स्टेट में अपना जो मतलब बैच है उसमें से रैंक 1 स्टेट टॉपर हम थे और मेरा माध्यम हिंदी माध्यम। तो और निश्चित रूप से सफल होते हैं, लेकिन यदि तुम्हारी योग्यता इस टाइप की है कि तुम्हारे पास सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, जैसे मेरे पास सिलेक्शन करने का नहीं बताया गया तो ऑप्शन नहीं था, मेरा हिंदी बहुत अच्छा था, इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, तो हम इंग्लिश माध्यम में शिफ्ट करते तो पता चलता कि एक साल इंग्लिश के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता और हम एक साल इंग्लिश के संघर्ष नहीं कर रहे थे, हमको चाहिए था फास्ट रिजल्ट, तो हम हिंदी में शिफ्ट किए और उसी से मेरा रिजल्ट हुआ। लेकिन यदि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, हम लोग का माध्यम क्या था, इंग्लिश माध्यम था, तमिल का माध्यम इंग्लिश था, तो वो आपके ऊपर है कि आपको इंग्लिश करना है या हिंदी करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब तुम बता इस साइड से हमारे पर यहाँ बताइए। पहले तो डीएमई के लिए डीएमई के पहल के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सर बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है इंक्लूडिंग में, तो जिसकी वजह से कोचिंग क्लास का फी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या लगता है मतलब बिना कोचिंग क्लास किए यूपीएससी का प्रिपरेशन संभव है? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमको याद नहीं रहा। जहां तक इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट का सवाल है, हम कहीं कोचिंग नहीं किए, फिलॉसफी में सिर्फ गाइडेंस नहीं है। चूंकि रीजन हमने स्पष्ट किया कि जब हमने एग्जाम लिख दिया, सीसेट पीटी का लिख दिया, तब हमको लगा सेकंड ऑप्शन क्या दे, तो हम अपने से फिलॉसफी रेडी नहीं कर सकते थे, इसीलिए फिलॉसफी का जो है गाइडेंस लिया हमने, नहीं तो जीएस एसे हिस्ट्री किसी का नहीं लिया। और हमको लगता है इंस्टीट्यूट जाना बहुत हद तक समय का होगा। हम तो तुम लोग तो यहाँ रहते हो, हम तो जो है दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में रहने के बाद कोचिंग हम नहीं गए। और ये यूपीएससी में कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ना है कि तुमको इंस्टीट्यूट वाला सिखा देगा। सामान्य मतलब समझ चाहिए, सामान्य समझ, और सामान्य समझ यदि है, दिल्ली में तुम 1 महीना मतलब रह लोगे। दिल्ली में एक बच्चा था जो मतलब था जो कि वहां पर रहा था, दिल्ली में रह लो, दिल्ली में तुमको सबसे अच्छा गाइडेंस कौन करता है कि मटेरियल ठीक है कि मटेरियल ठीक, बताओ। दुकान वाला जो मतलब फोटोकॉपी दुकान वाला, उसके पास जाओ, कहेगा सबसे अच्छा इथिक्स का इसका है, कहेगा का है, तो सब स्टूडेंट इसी को लेके जा रहा है। फोटोकॉपी दुकान में जाओ, तुमको फटाफट जानकारी दे देगा और तुमको सारा चीज का गाइडेंस जो है मतलब जो है हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल इंस्टीट्यूट जो लोग जाता है बाबू, ठीक है, इंस्टीट्यूट वाले लोग भी देखने को हो सके तो मतलब फायदा होगा, ये नहीं बोलना है, लेकिन हम इंस्टीट्यूट नहीं गए थे और बहुत से टॉपर्स इंस्टीट्यूट नहीं गए, बहुत से टॉपर्स इंस्टीट्यूट नहीं गए। इंस्टीट्यूट जाने का फायदा उनको हो सकता है जिनका एज अभी मुश्किल से 21 साल वाले हैं, मतलब 22 साल वाले हैं, समय उनके पास है, समय में 1 साल इंस्टीट्यूट में जाकर के सीख भी लेंगे वो लोग, थोड़ा सा मतलब उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। लेकिन जो लोग जैसे हम दिल्ली गए थे तो एज मेरा 22-23 टाइप का था, उस टाइम गए थे, तो हमको लगा क्यों हम इतना समय वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा जो है कि हम सीधा जो है रिसोर्स मटेरियल पे गए और वहाँ पे गाइडेंस मतलब हो जाता है। और ऐसा यूपीएससी में कोई चीज नहीं जो तुम समझ ना सको, फिर भी यदि कहीं पे डाउट तो सीनियर्स से बात कर लो, यूट्यूब पे लेक्चर्स है, वास्तव
आजकल तो इंटरनेट आने के बाद से गाइडेंस के लिए किसी इंस्टीट्यूट के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। और सेकंड चीज एक थोड़ा सा हार्ड फैक्ट है, लेकिन यूपीएससी के बारे में इंस्टीट्यूट को भी उतना ही पता रहता है जो आपको पता है। यूपीएससी के सिलेबस में सवाल आएगा क्या, कोई नहीं, ठीक है। बेस्ट और भी सवाल है तुम्हारा, नाम बताओ। नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, वो हार्ड क्वेश्चन, तो बताएंगे इसको, चलो सुना ही देते हैं। नोट्स कैसे बनाएं ये वही बता सकता है जो नोट्स जो है मतलब जो है रेडी किया। हम दिल्ली गए फरवरी 2011 में, जून में मेरा एग्जाम पीटी का था, और पता नहीं हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता था कि मेंस तो लिखना ही है, इंटरव्यू दे ही देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा। मतलब आज हमको लगता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था यूपीएससी का, लेकिन उस टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो जब हम दिल्ली गए तो वो जो मतलब जब था सीसेट का सिलेबस, मतलब सामान्य अध्ययन का सिलेबस, मतलब और उसका सिलेबस, तो हम दिल्ली जा करके हमको लगा नोट्स बनाने में मेरे पास समय नहीं होगा, नोट्स बनाने में समय लगता है और इतना समय हम देने को नहीं देते। तो हम क्या किए कि जो भी मेरे पास नोन सोर्सेस थे, रेफरेंस मटेरियल ले लिए, रेफरेंस मटेरियल में ही जो है हम जो है जो पॉइंट हमको लगता था इम्पोर्टेंट है, तो सपोज उस टाइम सीसाइड 1 सीसाइड 2 बोलते थे, और फिर मतलब आपका जो है रिटन मतलब मेंस होता था, तो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता था उसको जो है रंग लेते थे। अब यार रंगने का इतिहास ऐसा है ना कि एक आध आदमी पूरा डरते रहते हैं, अगर उससे अच्छा है कि तुम रखो कि जो इम्पोर्टेंट है उसको नहीं रंगेंगे टाइप से, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार दिखेगा। हम क्या करते थे कि जो पॉइंट इम्पोर्टेंट था या जो फैक्ट इम्पोर्टेंट था उसको गोला में हम रंग रखते थे, 2 रंग रखते थे, हरा या लाल टाइप का रख लो। लाल से वो रंगते थे जो किसी साइड में इम्पोर्टेंट होता था, गोल घेर दिए अपना मतलब कि लाल से, और जो समझ मतलब जो है रिटन के लिए कुछ कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है उसको जो है हरा से रख देते थे। और हम एक काम और करते थे कि हमें लगता था कि फर्स्ट टाइम में सारा का सारा जो सिलेबस है वो हमको स्टडी करना चाहिए। सपोज कि हम लोग इकोनॉमिक्स में कोई मतलब बुक उठाते हैं या फिर राजनीति शास्त्र का कोई बुक उठाते हैं, राजनीति का शास्त्र का लक्ष्मीकांता का समझ किताब उठाते हैं, तो लक्ष्मीकांता का बुक हमको लगता था कि हम फर्स्ट टाइम में सारा स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में जो इम्पोर्टेंट सी साइड के लिए लगा उसको जो है से रख दिए, जो रिटेन के लिए मेंस के लिए अच्छा लगा उसको जो है कोई और रंग से मतलब जो है रख दिए, और जो लगा कि सर एक भी काम का नहीं है या फिर हमको याद नहीं रहेगा, एक चीज हम और करते थे कि हमको लगता था कि जो चीज हमको एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं रहेगा वो हम इस टाइम भी याद नहीं करेंगे, तो उसको हम उसी टाइम घेरा से मतलब मार देते हैं, कब भी नहीं पाएंगे। मेरा देखोगे ना उसमें बहुत सा पेज मिलेगा कि उसको काट दिए नहीं पढ़ेंगे, सवाल उससे भी आ सकते थे, नहीं पढ़ेंगे, एक आध सवाल नहीं लिखेंगे, 100 में 55 में तो रिजल्ट होता है, हम 80 भी ठीक से स्टडी कर लेंगे तो फिर आ जाएगा। तो हमारे ख्याल से नोट्स बनाने का समय तुम्हारे पास है तो पक्का नोट्स बनाओ, नोट्स यदि तुम स्वयं बनाते, लेकिन रिटन मेंस एग्जाम जब हम लिखते थे तो नोट्स मतलब हमारे द्वारा जो था रेडी होता था, लेकिन नोट्स हम पूरा जो है डिटेल नोट्स नहीं बनाते थे, जैसे स्लाइड में ये पॉइंट वो पॉइंट उतना ही से लिख लेते थे और फिर उसको जो है माइंड में जो है जॉब करते थे। तो बहुत जो है डिटेल नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत लोगों का नोट्स तुमको बहुत अच्छा मिलेगा, एक्सीलेंट, पता चला उसका रिजल्ट नहीं तो मेरा हो जाता था, उसका मतलब हम नोट्स से बनाने में रह जाता था, लाल पीला हरा कर करके इतना अच्छा नोट्स बनाएगा ना उसका, तो इतना अच्छा नोट्स बनाया कि तुम उसको ले लो अपना रखो दोस्त यार, इस टाइप से देता नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी तुम्हारी योग्यता है निकलवा दो, नहीं तो मतलब बहुत नोट्स मार्केट में है, सेलेक्टेड लोगों ने भी अपना नोट्स जो है जो मतलब सपोज जो दे दिया है, हमारा भी कुछ नोट्स था दोस्तों के बीच जो है मतलब दे दिए थे, तो वो नोट्स मतलब मार्केट में होते हैं, तो यदि समय है तो नोट्स रेडी स्वयं कर लो, नहीं समय है तो फिर एज सच कोई नहीं है कि तुमको नोट्स रेडी होना ही होता है, उसी पे लेकिन रंग पेन कुछ कर करके उसी को नोट्स बना। नेक्स्ट कौन सवाल बताओ सर होम थिएटर के लिए सब क्या करना होगा? ये बेटा बहुत लंबा प्रोसेस है, तुम काहे इतना
पहले आईएएस का रिजल्ट ले आओ, स्टेट में इनसाइडर और फिर आउटसाइडर के लिए सीटें डिसाइड होती है। इनसाइडर का मोटा मोटी जैसे मतलब इस स्टेट में आने के विषय पर तो ऊपर का रैंक का 1-2 लोग रहेगा, वही आएगा, इतना समझो स्टेट टॉपर। जैसे चूज का ऑप्शन आता है सर, या यूपीएससी का नहीं, आपके पास ऑप्शन आता है, रैंक आपका अच्छा रहेगा तो जो सेलेक्ट करोगे तो देगा, रैंक अच्छा नहीं। आप सपोज तुम्हारा रैंक 80 है और तुम्हारा इच्छा की मूव कर रहे हो और आपसे ऊपर में स्टेट के 10 लोग हैं, तो पहले तो उसका ऑप्शन लेंगे, उसके बाद तो आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? हाँ सर, जिसका जैसे बैकग्राउंड के बारे में सर आपसे जानकारी चाहते हैं, सर जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल होता है, कितने लोग होता है कि इंजीनियरिंग कर लिया फिर उसके बाद हम तैयारी में, ठीक है, लेकिन जिसका सर बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, जैसे सर आपने खुद हिस्ट्री से किया है, तो वो अपने आप को किस तरह से मेंटली स्ट्रांग रखे। जैसे आपने बोला कि सर हम जिस बार 8 मिनट का आपका इंटरव्यू हुआ तो आपने बोला कि हम इस बार नहीं करेंगे, आपने सोचा था कि नहीं हुआ, तो आपने क्या सोचा था कि हम इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि सर यूपीएससी अलग लेवल होता है, उसके बाद नहीं हुआ तो उसके लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड है नहीं टेक्निकल। देखो ये चीज, फर्स्ट चीज तो आजकल एक बहुत सा मतलब संशय भ्रम का स्थिति रहता है। आजकल जितना रिजल्ट आता है वो एनआईटी, बीआईटी, आईआईटी वाले का होता है और सामान्य वाले का नहीं हो रहा है। ये एक सवाल हो सकता है। ये जो लोग आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी वाले भी होते हैं ना, वो लोग भी जब एग्जाम लिखते हैं ना तो वो भी आपका हिस्ट्री, फिलोसफी और इन सब से ही लिखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो बच्चा सपोज आईआईटी वगैरह लिखा हो उसको इस बात का आइडिया रखना है ना, एग्जाम जो है निकलता कैसे, उसको बिल्कुल आइडिया होता है कि मतलब माइंड को फोकस कैसे करना है, इसीलिए रिजल्ट उनका आता है। जब तक आपका सवाल इससे थोड़ा सा उल्टा है कि सपोज ये आपका नहीं यूपीएससी होता तो फिर क्या करना, ये सवाल देखो मेरा जो था, तो हम अपनी बात करें तो चूंकि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था मेरा बहुत आसानी से जो है इंटरव्यू कॉल हो गया था और इंटरव्यू में नंबर, और चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में समय मेरे पास नहीं था, हम जैसे ही गए यूपीएससी के लिए जून में जो है सीसेट दे दिए, फिर जो है अगस्त तक मेरा जो है रिजल्ट आ गया, फिर मतलब मेंस था, तो सेकंड ऑप्शनल डिसाइड क्या करना है, निबंध कैसे लिखा जाता है, जीएस में क्या इंटरनेशनल रिलेशन होता है, वो कुछ भी नहीं पता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मोटा मोटी वैसे ही दे दिया और तब ही मेरा जो है इंटरव्यू कॉल हो गया। तो हमको लगा कि सही रास्ते पे हैं। सेकेंड टाइम जब मेरा फिर जो है नेक्स्ट ईयर ही हम एग्जाम लिखे, तब तक स्टेट टीसीएस का यहाँ वाला एग्जाम लिख चुके थे हम, और मतलब मेरा यहाँ पर भी जो था रिजल्ट का डेट 27 मई को था, 20 मई को मेरा सीसेट जो सेकेंड ईयर वाला था वो हुआ, यूपी पीसीएस का था, सीपीएफ का था, सारी एग्जाम मेरा हो रहा था। तो हम सब एग्जाम जो है बोले कि हम एक एग्जाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है यूपीएससी ही लेंगे। तो हम सब मतलब उसका मन से तैयारी की, और एक चीज और मेरा फिलोसफी तैयारी का जो था उस अच्छा इसमें थोड़ा सा समय जो है मतलब जो है अच्छे से मैं ध्यान देना, ये चीज मेरा काम देता है। मेरा फिलोसफी था 5 टाइम का जो है रिवाइज फिलोसफी, 5 टाइम रिवाइज फिलोसफी। जैसे मान लो कि यूपीएससी एग्जाम लिखना है, सीसेट दो या फिर रिटन दो, तो सपोज तुम्हारा जो है 150 दिन है एग्जाम का, आज से 150 दिन है, तो मैं क्या करता था, सिलेबस को सामने जो है अपने जो है मतलब रख लिया और जो है 150 दिन को जो है 2 पार्ट में जो है मतलब उसको जो रख लिया, 75 डेज 75 डेज। फर्स्ट 75 डेज, ये जस्ट एग्जांपल है कि नोट करना तो नोट करना नहीं स्ट्रेटजी को, तो सब तो 150 दिन है तो 75 डेज हाफ हुआ, 75 डेज में पूरा सिलेबस स्टडी कर लिया, और उसमें 75 डेज में भी जो है डेली का हमने सेट कर लिया टारगेट। हिस्ट्री को मैं 10 दिन दूंगा और मैं कम से कम एट ए टाइम जो है कम से कम जो है 2 सब्जेक्ट को साथ लेके चलता था। सुबह का 6 आवर्स एक सब्जेक्ट, शाम का 6 आवर्स एक सब्जेक्ट, और बीच का 1.5-2 घंटा में न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब बातें। तो पहले डिसाइड कर लिया कि ये जो 75 डेज है, 75 डेज का 75 डेज का रूटीन, कि आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक आज सपोज 17 को ये स्टडी करूंगा, 18 को ये स्टडी करूंगा, 19 को ये स्टडी करेगा। हिस्ट्री में भी हम सिलेबस मतलब ये मतलब पार्ट दिया,
और पूरा 75 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस को जो है लक्ष्य में जो है उसको डाल दिया। 75 डे में जो भी रिसोर्स बुक सेलेक्ट किया उसको पूरा स्टडी किए, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने कहा कि हरा रंग लाल रंग से जो है उसको जो है रंग दिया मैंने। रंगने के बाद जो फालतू है जो नहीं पढ़ना है हमको नहीं याद होगा वही काट दिए, फाड़ दिए, तो नहीं पता है सब कर दिए। उसके बाद सेकंड रिवाइज होगा। सेकंड रिवाइज में क्या करते थे कि जो टाइम फर्स्ट टाइम में लिए हैं उसका हाफ डे में सेकंड रिवाइज करना है, तो 37 दिन सेकंड टाइम में लगा। तो फर्स्ट 75 डेज में पूरा सिलेबस स्टडी कर लिए, राम रहीम ईच एंड एवरीथिंग जो है सही गलत सब पढ़े, और हमने मोटा मोटी जो है देख लिया कि क्या सही है क्या सही नहीं है। अगला 37 दिन में फिर से ये सिलेबस जो था तो हमने क्या किया कि 2 दिन के सिलेबस को सिंगल डे कर दिया। उसके मतलब बाद ही ना हाफ हो पाएगा तुम्हारा 75 डेज को सेट हमने जो है अपना जो है 37 रोज में कर दिया। अब जो है 37 रोज में फिर से पूरा पार्ट को जो है रिवाइज कर दिया। फिर जो है थर्ड टाइम रिवाइज जाएंगे तो फिर 37 दिन को फिर से हाफ कर दिए। तो आपका इस बार संपूर्ण सिलेबस को जो है रिवाइज करने में सिर्फ 17 से 18 दिन लगे। उसके बाद जाते थे 4 दिन। अब ये जो 18 दिन घट के हो गया 9 दिन। और यदि कोई व्यक्ति के भीतर योग्यता है तो 5th रिवाइज में जाओ तो लगा 4 डेज, और यदि योग्यता है तो 6th रिवाइज में जाओ 2 दिन। 2 दिन में रिवाइज करने वाला जिस दिन तुम्हारे भीतर आ जाएगा तुम आंख के सामने उलटते रहोगे ना पन्ना उलटते के साथ पूरा का पूरा मतलब जो है ना पेज वो तुम्हारे आंख के सामने आ जाएगा। तुम्हारी मतलब जैसे ही आंख को मतलब हम लोग ऐसे करते थे ना सिलेबस का फर्स्ट पेज से लेकर के 180 पेज, और ये बात मैं वो जो मेरा जो वहां वाला जो था 120 पेज का पोर्ट पर ये वाला डीलिंग में नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये लेवल आता है। होता क्या है लड़कों से समस्या क्या होता है कि लड़के फर्स्ट टाइम रिवाइज 180 दिन में किए, सेकेंड टाइम रिवाइज फिर 180 दिन में करेगा। तो भैया तुम्हारा जितना भी शार्प माइंड हो, संसार के तुम जितने भी शार्प माइंड हो, क्या फर्स्ट डे का स्टडी तुमको 117वां दिन याद रखेगा? कभी याद नहीं सकता। तुम मैक्सिमम जो है 1 वीक का ही स्टडी तुम याद रख सकते हो। 1 वीक का 1 वीक के आदमी का याद रहता है। 170 दिन पहले तुम्हारे लाइफ में क्या वो याद रखो, और तुम 170 दिन आदमी का स्टडी कैसे याद कर सकते हो? ये चीजें लगभग बच्चों से गलती होती है कि वो लोग जो है रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यूपीएससी में जितने लोग सेलेक्ट होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मत पढ़िए, फिक्स चीजों को बार बार पढ़िए। संपूर्ण सिलेबस में सब लोग गाइडेंस देता है ये बुक इंपॉर्टेंट है, तब भी लोग 10 बुक का स्टडी करेगा। जो तुमने एक पॉइंट उठाया था कि मतलब नोट्स बनाना है, हम एक काम क्या करते थे, लक्ष्मीकांत का सपोज बुक क्वालिटी का वो मेरा जो है सपोज जो है नोटबुक हो गया, ठीक है। नोटबुक में जो सही गलत काटना कुटना होगा उसमें जो है सारा कर दिए, रंग पेट सब कर दिए, सारा चीज किया, ये बुक रेडी होगा। किसी ने कहा कि सपोज अरिहंत का बुक या कोई सपोज ले लो, नाम नहीं आता है, इसका बुक भी अच्छा होता है। अब मेरा एक बार जो है राजनीति शास्त्र का बुक हमने लक्ष्मीकांता से स्टडी हमारा हो गया, हमको पता है कि ये राजनीति शास्त्र क्या होता था। फर्स्ट टाइम स्टडी में ही हम अरिहंत का बुक भी उठा लिए, और उसमें से हम क्या किए कि उसको एक अच्छा मेरा स्टडी है तो इसमें समय तो नहीं लगेगा, उसको देखते लगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य स्टूडेंट क्या करेगा कि उस पेज को लगेगा, उसमें ये करेगा। हम क्या किए कि वो पेज वहीं से फाड़, और यहाँ पर जो लक्ष्मीकांता का बुक है उसके साथ स्टेपलर रखे हुए उसको स्टेपल कर दिए। सेकेंड टाइम में सिर्फ एक बुक पर रिवाइज करने टाइम, सेकेंड टाइम या फिर सपोज किसी स्ट्रक्चर का कोई मतलब नोट्स अच्छा हुआ, नोट्स का भी कोई पॉइंट है, सिंगल पेज नोट्स बना, लेकिन नोट्स बना करके जो मेन तुम्हारा नोट्स है जो भी तुम रखते हो उसके साथ उसको जो है उसके साथ जोड़ दो, उसके साथ स्टेपल कर दो कि सेकेंड टाइम रिवाइज 37 दिन में ही होता है। नहीं तो सेकेंड टाइम रिवाइज में भी तुम उसके पास जाओगे तो 37 दिन तो कोई नहीं सीखते तुम्हारा।
ये लेवल लाके जाओ, लास्ट में 7 दिन के भीतर तुम्हारा पूरा सिलेबस इधर से उधर नहीं हो गया है। और ये चीज इसमें नहीं, हर एक एग्जाम में कर सकते हो। रेलवे बैठते हो वहां पर एसएससी बैंक लेवल में जो करना है वो करो, सवाल का सेट सॉल्व करो, सवाल का सेट सॉल्व करो, सेट। अरे भाई इतना बात बनाने को है ना कि अभी तो 2 घंटा और दे सकते हैं, तो इतना समय लेने में ऑफिस टाइम हो गया, अफसर लोग भी ज्यादा करना सकते हैं, सब ऑफिस टाइम से नहीं है। हाँ तो ये है ना कि सवाल खूब सॉल्व करो, सवाल को देखो, अपने आप को देखो कि हमारा रेडी हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। जितना सवाल होगा उतना अच्छा रहेगा। हम लोग 91 से लेकर के 12 तक का जितना सवाल था, बहुत सारा गाइडेंस मटेरियल इस टाइप का आता है, सब लोग आईएएस एग्जाम स्टेट पीसीएस का, कि वो लोग हिस्ट्री का सवाल जो है वो एक साथ कर देगा। देखिए ऐसा हमारे टाइम कोई यूनिक वगैरह का आता था, हिस्ट्री का एंशिएंट का जो था अच्छा मतलब का पुनरा अवलोकन आता है, जो बता दें ऐसे पता है ना। सपोज हिस्ट्री समाप्त करेंगे, हिस्ट्री समाप्त करने के बाद हम क्या किए, वो सवाल उठाए 91 से लेकर के उसमें हिस्ट्री के जितना सब सॉल्व कर लिए। यार मजा आता है, मजा आता है, अपने आप को ही जांच कर रहे हैं कि देखो। और उस समय क्या होता है कि तुम्हारे से कोई गलती होगा ना तो तुमको फिर याद आएगा कि यार वो पेज का वो था कहीं देखे हैं, तो फिर देखो नोट्स नहीं, नोट्स मैंने एक बार लिख करके स्टेपल मारो, देखो तुम्हारा लेवल क्या कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कोई। यार तुम्हारा सवाल हो गया उधर से, तो हाँ बताओ। ये भी देखो, ये भी सवाल एक सवाल आने के फिर हम आंसर राइटिंग पे आते हैं। हमको खुद लगता है कि कोई लिखने नहीं आता, हम सच्चाई बता रहे हैं, हमको लगता था और सही बात है यार, लिखोगे तो तुमको कहाँ से याद होगा। और सब कहेगा आंसर राइटिंग एकदम ये करो वो करो ऐसे करो, मतलब ऐसे करो। हमारा मानना है शुरुआती 6 मंथ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टडी करें। यूपीएससी में डाइवर्जन ऐसे होंगे कि तुमको कहेगा कि भाई तुम लोग आंसर राइटिंग करो, लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, निश्चित रूप से लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसा कोई गुरु मंत्र अभी नहीं है जो कि तुमको लेखन शैली अभी सिखा दे। जितना ज्यादा स्टडी करोगे, ज्ञान लाओगे, जितना लोगों के जो है मतलब क्या बोलूं उसका जो अपना जो है सोच डेवलप होगा, उसके बाद ही लेखन शैली आएगा। फर्स्ट डे से कोई व्यक्ति लेखन शैली नहीं कर सकता। तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे मतलब ध्यान दो। और फिर आजकल तो बहुत सारा चीज आता है सीरीज लिखने का, ये वाला सीरीज लोगों को लिख दो। धीरे धीरे तुम्हारा जब एक तुम्हारा स्तर आ जाएगा ना, जो हम बता रहे हैं कि मतलब 5 टाइम स्टडी वाला स्तर, उस टाइम होता क्या है फायदा कि तुम जैसे ही सवाल आता है ना, तुम एक बार आंख बंद करके सोचते हो ना, तो पूरा आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग तुम्हारे सामने हो जाता है। फ्रेमिंग तो तुमको कोई भी सिखा देगा कि कोई भी सवाल आता है तो फर्स्ट 2 लाइन में सवाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या फिर जो है सापेक्ष स्पष्ट कर दो। सेकेंड पारा में उसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब जो है मतलब डील कर दो। उसके बाद थर्ड पारा में कुछ सकारात्मक बातें निकाल दो। फोर्थ पारा में कुछ समस्या वगैरह है या कुछ नेगेटिव पार्ट उसको लिख दो। और लास्ट पारा में समस्याओं का सुझाव टाइप का आंसर जो मतलब डाल दो। ये सब चीजें समय के साथ सीख जाओगे। शुरुआत में बिल्कुल स्टडी पे ज्ञान पे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर एज ए बिगिनर एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना सफिशिएंट है और कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी का लोग जानकारी देते हैं कि 6 से लेकर के 11वीं 12वीं तक का स्टडी करना चाहिए। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। और मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स, मैं 9 और 12 स्टडी कर रहा हूँ, 2 बार कर चुका हूँ। सर कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। एनसीईआरटी बहुत हार्ड है। देखो हम तो एनसीईआरटी नहीं पढ़े, फिर हम बोलेगा तो फिर सब बोलेगा, लेकिन एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े। एनसीईआरटी तुम्हारा ज्योग्राफी का ग्रामर अच्छा है, फिर तुम्हारा यार इकोनॉमिक्स का हमको बहुत अच्छा नहीं लगा था, हिस्ट्री का एनसीईआरटी अच्छा है। तो मतलब एज सच कोई ये नहीं कि सबका एनसीईआरटी स्टडी करना है। एनसीईआरटी फाउंडेशन देता है तुमको। तुम्हारे पास अभी कोई एनसीईआरटी, लेकिन सबका एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है। या फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही होता है। तुम जो है कोई ना कोई जो है रेफरेंस बुक भी स्टडी कर सकते हो। रेफरेंस बुक से स्टडी कर लो, वो थोड़ा ज्यादा समझा के देगा। एनसीईआरटी बहुत ही शॉर्टकट में देता है, बहुत सारे
बहुत ही सारे टॉपिक है। तो फिर एनसीईआरटी यदि बहुत नहीं आ रहा है तो तुम जो है रेफरेंस पे भी ज्यादा ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट सवाल, इधर से कोई सवाल नहीं है, सब हो गया? हाँ सर कैसे सर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है तो कैसे बचे इसको? डिस्ट्रैक्शन मोटिवेशन से ही बचे। मोटिवेशन सर बहुत मिलता है सर, हर जगह से मोटिवेशन मिलता है। हाँ। हर कोई मोटिवेशन एक तो नहीं देता है, मगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कि कोई बोल देता है कि ऐसे करो, कोई बोलता है ऐसे करो, मतलब डिस्ट्रैक्शन इतना मिलता है कि सर मोटिवेशन आउट हो जाता है सर। सही सवाल है, सवाल एकदम सही है। मोटिवेशन एक तो है जो कि बहुत ज्यादा मतलब आउटसोर्सिंग, मतलब मोटिवेटेड अपने से रहो तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड चीज डिस्ट्रैक्शन कैसा होगा, डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए डीएम मीट कार्यक्रम करते हैं, ठीक है ना, कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि स्टडी होता कैसे है और सफल लोगों का स्ट्रेटजी क्या रहा है, और उसके बाद कुछ फिक्स मतलब रख लो कि ये सब्जेक्ट ये बुक से मतलब देखेंगे, ठीक है। हो सके तो वो सिलेक्शन ऑफ बुक्स तुम्हारा सही नहीं हो, तो जब तुम बुक को स्टडी कर रहे तो मैंने कहा कि 20-30 साल का सवाल है, सवाल यदि सॉल्व हो जा रहा है इसका मतलब है तुम्हारा सही डायरेक्शन, और समय समय पे डिस्ट्रैक्शन आएगा, रोको अपने आप को, सवाल को देखोगे डिस्ट्रैक्शन अपने आप को, ठीक है। इधर से बताओ कुछ, हाँ क्या तुम बताइए। आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, नहीं पावर हो जाओ, चलो पहले माइक ऑफ करो। हाँ करेंट अफेयर का हिंदी माध्यम में कोई ऐसा अखबार बहुत अच्छा नहीं आता है जो कि यूपीएससी के हिसाब से लिखा गया हो। हिंदू वगैरह जो अच्छी मतलब आती हैं, और फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, तो यूपीएससी से संबंधित यूट्यूब साइट्स मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और उसमें अभी हम ही एक आध दिन आदमी में देख रहे थे, वो स्टडी आईक्यू करके या कुछ ऐसे साइट्स है ना जहाँ पे कि पूरा हिंदू का जो है हिंदी में तुमको पूरा अच्छे से मतलब गाइडेंस दे देता है। और मेरे ख्याल से इतना इंग्लिश तुमको आना चाहिए हिंदू वगैरह तो मतलब उसको मतलब देख लो, तो वो थोड़ा सा जो है अपना जो है उसका यूट्यूब का जो है थोड़ा सा फायदा ले लो, और उस टाइम कुछ जो है नोट्स वगैरह मतलब जो है रखो। सिविल सेवा से संबंधित बहुत सारी हिंदी मैगजीन्स भी आते हैं मंथली, उसको देख लो। दर्पण वगैरह कोई बहुत अच्छा यूपीएससी के हिसाब से नहीं आता है, सीएससी वगैरह ठीक आता है, अभी का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ मैगजीन्स आती है मतलब मंथली, उसको देख लो। और बहुत ज्यादा अखबार पे भी समय मत दो कि रोज 2 घंटा अखबार पढ़ना है। बहुत सा चीज जो है रेफरेंस मटेरियल दे देता है, इंस्टीट्यूट देता है। हाँ इतना रखो कि स्टडी आईक्यू या कुछ इस टाइप के साइट्स को जो है देख लोगी तो डेली का जो है रूटीन आ गया तुमको, ठीक है। नेक्स्ट पूछो, आप पूछो जी। जैसा आपने अभी कहा सर कि हम जैसे नोट बनाते हैं रेड कलर से, और बोले आप काट भी देते हैं सर, जो नहीं पढ़ना है सर, मेरे साथ भी होता है कि जैसे पढ़ते हैं तो लगता है कि ये कभी याद होने वाला नहीं है, इसको काट देते हैं, लेकिन सर आने वाला नहीं है, साथ साथ नहीं सर हमको याद होने वाला है। हमको लगता है कि अब जैसे सपोज हल्दी घाटी की यूज 16 मार्च 1990 को हुआ, भाई हमसे 1990 और हल्दी घाटी का युद्ध 1900 मतलब हुआ था 1191 सही बात सोचना हमको फैक्ट याद नहीं रहता, लेकिन सपोज कोई फैक्ट है, सपोज डेट हमको याद नहीं रहेगा तो हम फर्स्ट टाइम ही डेट को याद नहीं करेंगे, समझ गए। मेरा ये कहना है कि जो चीज तुमको नहीं याद रहेगा उसको याद ही मत करो, जितना ज्यादा माइंड को लोड दोगे इतना डेट को याद नहीं रहेगा। मेन वही बातें याद रखो जो कि यूपीएससी के टाइम में तुमको याद है। सर मेरा सवाल ये है सर कि जैसे हमको भी लगता है कि सर याद नहीं होगा, लेकिन सर बहुत सारे सवाल ऐसा देखा हूँ सर मैं कि सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सर एक में कंबाइन करके सवाल आता है। तो सर मान लीजिए वो छोड़ दिए हैं, तो मान लीजिए 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हम छोड़ दिए हैं, तो वो सवाल तो हमसे नहीं होने वाला थे। संकल्पना कभी नहीं छोड़ा जाता, फैक्ट को छोड़ा जाता है। संकल्पनाओं को हमेशा जो है समझ लिया करो, समझे बिना केवल फैक्ट को याद करना। मैंने कहा कि संकल्पना को मत छोड़ो, लेकिन वो फैक्ट्स जो याद नहीं रहते या फिर जो फालतू है उसको हटा दो। लेकिन यदि तुम जो चीज को नहीं पढ़ वही आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे से कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, तो वो एक लेवल के बाद करो, नहीं तो
जैसे हमारे पास अभी लाइव एग्जाम्पल है नहीं है, लेकिन ये चीज जो है हिस्ट्री में बहुत सारी मतलब बुक्स ऐसी है ना कि उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, तो हम उसको नहीं पढ़ सकते। अगला सवाल। देखो दिल्ली में जब हम लौट रहे थे तो उस टाइम लाइब्रेरी कल्चर हमने देखा कि मतलब बहुत ज्यादा जो है दिल्ली में होने लगा था। बहुत से लोग जो है रूम में स्टडी नहीं करते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते थे। तो हमको बहुत आश्चर्य लगता था, पर हमको आज भी आश्चर्य लगता है इस बात में। हमारे अभी भी दिल्ली जाते हैं तो बहुत लोग यूपीएससी स्टडी करते हैं, तो हम पूछे कि लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते हो, रूम तो तुम नहीं रखे हो। बोला भाई साहब रूम में बैठते हैं ना तो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लगातार कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो खैर हमारा व्यू थोड़ा सा अलग है इससे। हमको लगता है यूपीएससी के फील्ड में कोई जा रहा है तो उसको सेल्फ मोटिवेटेड ही रहना पड़ेगा और अपना लक्ष्य को जो है वो जो है हमेशा याद करना पड़ेगा। लेकिन इनकेस स्टार्टिंग में ऐसी समस्याएं होती हैं और होगी ही होगी, तो कुछ लोगों का दोस्तों का सर्किल बना 5-6 लोगों का और मतलब अच्छे लोगों का, ये नहीं कि अब सर्किल भी मतलब हुआ है रेडी और पता चला कि आज कौन सा फिल्म देखे जी तो रणबीर कपूर की फिल्म मतलब ब्रह्मास्त्र आ गई है। पता चला कि कहाँ डिस्कशन होना चाहिए था कुछ और पे और डिस्कशन जो हो रहा है कुछ और। क्या दिया गरीबी की रेखा पे डिस्कशन होना चाहिए था, देखा कि गरीबी के ऊपर डिस्कशन। तो ये चीज अक्सर होता है, ये चीज होता है। तो थोड़ा सा सर्किल बना दो सो दैट कि लगातार और वो जो लक्ष्य हमने कहा 75 डेज या फिर ये वाला, तो वो एक सर्किल बनाओ। सर्किल में मतलब ऐसे लोगों को रखो कि उनका समान लक्ष्य हो और वो सर्टेन टाइम्स के लिए। हम लोग दिल्ली में जो हम रहते थे हम यही काम करते थे कि बहुत ज्यादा नहीं 8-10 मिनट के लिए ही दुकान पे कहीं पर लेट हो गया, नहीं तो रूम पे हम जाते आते नहीं थे। रूम पे आने जाने से होता था कि मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा वो कल्चर चलता है। रूम पे आता है चाय बनाते हैं, पता चला चाय गर्म कर रहा था 20 मिनट खोला पता चला उसका संसार भर के बातों का। तो जनरली रूम पे हम नहीं जाते थे और सिलेबस कुछ साझा डिसाइड कर लेते थे। तो उसमें दिक्कत क्या होगा कि मान लिया जाए हमारे साथ दिक्कत होता था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम दे दिए थे, सेकंड टाइम हम सब काम कर रहे थे, तो सब कुछ हिस्ट्री का हमारा सिलेबस इनके साथ साझा है। अब पता चला हिस्ट्री में 8-10 टॉपिक दे दिए, अब हम उसको 2 घंटे में स्टडी कर लिए, ये सब कुछ 8 घंटे में उसको स्टडी कराया, समझ रहा है। तो हम इसी के साथ सारा नहीं करते थे, हम हिस्ट्री इनके साथ करते थे, फिलॉसफी इनके साथ करते थे, सामान्य अध्ययन इनके साथ करते थे। तो हम अपने आप को लक्ष्य इतना दे देते थे कि मेरे पास एक्स्ट्रा समय नहीं बचता था। हो सके तो हम बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं मोटिवेटेड हो, तो सारा ग्रुपिंग हम सेम आदमी के साथ नहीं करते थे। तो उससे फायदा क्या होता था कि इनके साथ हिस्ट्री का ये किए हैं, तो हिस्ट्री का मेरा फिक्स टारगेट है कि आज में ये स्टडी करना है, कल जब हम लोग मतलब बैठेंगे तो इस टॉपिक पर बात करें। तो सामने वाला व्यक्ति भी स्टडी कर लिया, फिलॉसफी में हम इनके साथ बात कर लिए, सामान्य अध्ययन इसके साथ बात किया। तो थोड़ा सा सर्किल बन जाने से जो है लगातार होता रहता है। और जब आपका सर्किल ठीक है, यदि 2, 3, 4, 5 लोग हैं, तो फिर आपस में भी ठीक नहीं लगता है कि आप जैसे सामने वाला व्यक्ति जो है रेडी होकर के आ रहा है, आप रेडी होकर के नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण भी थोड़ा सा सीरियसनेस आता है। लेकिन अंततः आपका जो अपना लक्ष्य जो कि 150 डेज में सिलेबस होना चाहिए, तो 150 डेज में होना चाहिए। और वो लक्ष्य जब तुम मतलब रखोगी ना अपने साथ में, और हर हाल में लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य फिल्म का एक अच्छा मतलब सॉन्ग भी था, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो वो चीज रखो अपने साथ में और उसी से कंसिस्टेंसी आएगा। ठीक है, और कोई पूछना चाहिए से? हाँ मुझे ये पूछना था कि जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग हम कर तो ही है, पर
वो कितना पर्याप्त कंटेंट डाले हैं या फिर मेरा जो मोटिव है लिखने का वो कितना सही है, इसकी जानकारी हम चाहते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। और आंसर राइटिंग के साथ एक दिक्कत होती है कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो है मतलब क्या बोलेंगे उसको कि हम लोग हरिश्चंद्र हैं, मतलब क्या बोलेंगे कि हम लोग ऐसे राइटर हैं जस्ट लाइक कि हम लोग यदि लिख दिए तो गलती कुछ होगा नहीं। और एक चीज और सोचो कि यदि हम सपोज आंसर लिखते हैं तो मैं अपने हिसाब से सबसे अच्छा नहीं लिखूंगा, तो मैं अपने गलतियों को कभी नहीं देख सकता। ये चीज समझ लो कि तुमने आंसर लिखा है या फिर हमने स्वयं लिखा है तो हम अपने आंसर में स्वयं सुधार नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे तो नहीं बोलेंगे तुम कोई ज्वाइन करो इस टाइप के चीजों, लेकिन कुछ जो लोग 3-4 लोग मतलब हैं उसमें से अपना वाला उसको दे दो, उसका वाला अपने आप को दे दो। तो आपका गलती चूंकि आपने लिखा है तो आपका सोच लिखते टाइम एक टाइप का होगा, आप उससे जो है आउट नहीं निकल सकते हैं। तो फिर आपको ये चाहिए कि जो 3-4 लोगों का सर्किल बना उसमें अपना जो है कॉपी को उसको दे दो, और एट द सेम टाइम साहस रखो कि तुम्हारी जो भी गलतियां वो दे रहा है उसको तुम जो है सच्चाई को जो है एक्सेप्ट कर पाओ। पता चला कि तुमने लिख तो उसको दिया, उसमें कहीं 5 गलती है तो तुम बहुत तेज है खुद नहीं होता है, मेरे साथ होता है, हर व्यक्ति का सोच है। और उसके बाद जो है आजकल तो खैर ऑनलाइन आंसर राइटिंग के बहुत से ऑप्शंस आ गए, और जब यूपीएससी के एग्जाम लिखोगे तो सीनियर्स को भी जो है मतलब जो है दिखा सकती हो, तो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा ध्यान है। अभी जो है दोस्तों में दिखाओ और उसी से सजेशंस लो। ऐसा कुछ होगा तो एक आध बार हम लोग यहाँ पे हमारे पास भी कुछ मतलब अच्छे ऑफिसर्स है उससे भी जांच करा देंगे तुम लोग का। हमारे आसपास ऐसा होता है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिल पाते हमारे बैकग्राउंड में, हमारे अराउंड में, कि वो ऐसा हमारी तरह यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे कोई दोस्त ग्रुप भी नहीं बन पाते, हम अकेले ही हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जो है मतलब यहाँ से आउट होते टाइम ग्रुप बना लो, ये भी हो सकता है। इसी के लिए समझ लो मतलब मीट बुला दिए ना हम लोग, वे प्लान टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स। अच्छा ऐसा है ना, हाँ ठीक है, लेकिन ग्रुप सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो। स्टार्टिंग करते हैं तो 6 क्लास से 12 तक एमसीएम पढ़ना जरूरी है, बस ये डिस्ट्रैक्ट ऐसा है जरूरी तो मतलब ऑलमोस्ट होता ही है। पहले वाले लोग बोलते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं तो फिर उसका स्टार्ट देखना भी मिल जाएगा रुको, तो 6 से 12वीं तक होना चाहिए। देखो निश्चित रूप से हो सके तो हम उसको नहीं जानकारी होगा इसलिए हम नहीं पढ़े, हमको भी शुरू से सुना था तो हम भी पढ़ते लेकिन हम नहीं पढ़े। तो ऐसा कहना कि ये चीज देखो हर एक व्यक्ति के सफलता का स्ट्रेटजी अलग अलग है, जो मेरे ऊपर लागू होता है वो निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर लागू होना जरूरी नहीं। लेकिन एनसीईआरटी मतलब बहुत ही मतलब भाषा में लिखा हुआ है, आसान भाषा में है, समझने में ठीक है, एक और स्टडी करने में बहुत समय भी नहीं लगेगा, पर देख लो, नहीं भी देखोगे तो ऐसा हमको नहीं लगता। नेक्स्ट हाँ खुशी, न्यूज़पेपर कैसे कब से पढ़ना चालू करें? अभी हम ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हैं और अभी हम एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं। शुरू में मैंने 2-3 में न्यूज़पेपर पढ़ा भी न हिंदी, पर वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, उसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ही है, हाई है, जो मतलब नॉर्मल मेरे पढ़े नहीं पड़े, तो कैसे हम उसको समझें? ये ठीक सवाल है, ठीक है, एकदम अच्छा सवाल है। न्यूज़पेपर समझने का पढ़ने का भी एक अवधि होता है। जैसे हमको लगता है कि बहुत सी चीजें भी तुम देख ली होगी तो उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तो समय बहुत देना बहुत अच्छी बात नहीं। कुछ जो साइट्स यूट्यूब की हैं उनको सिर्फ सब्सक्राइब करो, उसको ही मतलब देखो। और यूपीएससी वगैरह बीपीएससी में राजनीतिक सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तुम जो देखोगे जो हमारे अखबार मीडिया स्पेशली हिंदी वाले जो है वो जनरली जैसे तुम देखो तो फला हट्टा में ऐसे हो गया, बीडीओ साहब को मतलब ये कर दिया, शिक्षक हड़ताल कर दिया, ताज सरकार में ये हो गया, ये सब तुम्हारे एक ही किसी काम का है नहीं। तो बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ने का हम कोई सलाह नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे हैबिट डेवलप करो और धीरे धीरे जब तुम बाकी सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो तुम समझने लगोगे।
जैसे जीडीपी इंडिया का जो है 5th नंबर पे, अभी जस्ट अभी लास्ट का मतलब का न्यूज किया हम लोगों ने, इंग्लैंड को सक्सीड कर दिया। इंग्लैंड का मतलब था 5th नंबर का, 5th नंबर पे हम हो। तो जब तक जीडीपी क्या है समझ नहीं आएगा तो इसको पढ़ने से क्या फायदा है। जीडीपी जब तक तुम्हारा इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं होगा, जीडीपी समझ में नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अभी ऊपर थोड़ा सा मतलब हवा में देखो उसको, कुछ एक आध अच्छे यूट्यूब साइट सब्सक्राइब कर लो और उससे देखो, लेकिन थोड़ा सा बाकी सब समेकित होता जाएगा ना तो वो इंक्रीज होता जाएगा। और हमको लगता है कि लास्ट जब तुम यूपीएससी के एग्जाम लिख रही हो उसका 2 साल अर्ली का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तुमको नहीं पता है कि पहले रेडियो वगैरह में न्यूज बड़ा अच्छा आता था। हम जब स्टडी करते थे तो सुबह में वो 8 बजे का न्यूज एक आता था, शायद आकाशवाणी में 8 बजे का, तो हमारा नींद उसी से ओपन होता था। हमारा उठने का रूम था 7:55 में, हम अलार्म सेट करते थे और सोते सोते न्यूज सुनते थे 8:15 बजे तक। और शाम में भी कुछ 15 मिनट काम करता है कि 8:45 से आता है। अच्छा अभी भी आता है 8:45 से 15 मिनट आता है, बड़ा अच्छा न्यूज रहता था। वो बहुत फालतू का चीज नहीं रहता था, देश दुनिया समाज सब बता देता था, तो उसको सुनना शुरू करो। नेक्स्ट सवाल कोई और? खत्म नहीं होगा जो सवाल। हाँ पूछो। मैंने तो टाई लगा के रुका है कॉलेज से। हाँ बताओ सर, सोसाइटी और फैमिली का जो क्रिटिसिज्म होता है बीइंग एज ए एस्पिरेंट, उसको कैसे डील? ठीक है, ये सवाल भी अच्छा है तुम्हारा। सोसाइटी का जहाँ तक तुम बात कर, फैमिली में मानते किसको हो ये इम्पोर्टेंट है। तुम लोग को मतलब फ्रेश फ्रेश होना है तो होकर क्या हम जस्ट आ रहे हैं, हम जस्ट आ रहे हैं।